दीगर कई रिसर्चेस के अंदर अब तक अपना रोल प्ले कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें तकरीबन 4 से 6 रिसर्चेज हैं जो हमारे पास इंशाल्लाह पब्लिकेशन प्रोसेस में है, तो इंशाल्लाह पब्लिश हो भी जाएंगी। 2020 के अरसे में जब हम सेकंड ईयर में थे तब हमने एक वेबिनार अटेंड किया था जो कि 15 डेज़ का वेबिनार था। 15 डेज़ का वेबिनार जो हमने जेएसएमयू में प्रैक्टिकली अपने मतलब फिजिकल तौर पर उसको अटेंड किया था। उस वक्त डॉक्टर उज़ैर थे जो कि इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी से आए थे, जो यूनिवर्सिटी ऑफ बेलफास्ट। तो उन्होंने पर्सनली हमें मेंटोर किया था, तो इस वजह से अब तक जो है हमने अच्छे खासे रिसर्चेज जो हैं वो मतलब उस पर काम भी कर चुके हैं और शायद भी कर चुके हैं। तो इस सेशन के पूरे अरसे के अंदर आपको हम बताते रहेंगे किस तरह से हमने सारे काम किए और आप भी किस तरह से अपने रिसर्च प्रोजेक्ट्स के अंदर किस तरह से एज कर सकते हैं। ठीक है, तो रिसर्च नेक्सस बनाने का क्या मकसद है? रिसर्च नेक्सस जो है वो इंशाअल्लाह आप जैसे और मुझ जैसे स्टूडेंट्स को करने में और रिसर्च के अंदर एज करने में हेल्प करेगा। मसला ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट्स और ख़ास तौर पर पूरे पाकिस्तान के अंदर रिसर्च का रुझान बहुत ज़्यादा कम है। ना ही हमारे एकेडमिक्स में से प्रॉपर तरीके से डाला गया है और ना ही ऑनलाइन फ्री ये कहीं मौजूद है। यूट्यूब पे भी आप अगर रिसर्च के टॉपिक सेलेक्ट करें तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड टॉपिक मिलेंगे, किसी ने प्रॉपर रिसर्च के लेक्चर्स या टॉपिक्स नहीं डाले हुए। तो तभी आपको, आपने आरकॉप का नाम सुना होगा, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, रिसर्च काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, फिर टॉरस का नाम सुना होगा, ये भी एक रिसर्च के इदारे हैं जो बच्चों को पढ़ाया करते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हाई पेड इदारे हैं और ये हाई लेवल की रिसर्च सिखाते हैं। हम यहाँ पर रिसर्च नेक्सस इस मकसद के साथ तख्लीक दी गई है या इस मकसद के साथ बनाई गई है कि हम जो है बेसिक लेवल पे वो बच्चे जो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर या सेकंड ईयर में मौजूद हैं या फर्स्ट ईयर में भी इवन के, जिनको रिसर्च के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता होता, तो बेसिक लेवल से उन्हें रिसर्च सिखाई जाए और यहाँ तक इस काबिल कर दिया जाए कि वो खुद ब खुद, अगर उनके पास उनके सर पे कोई मेंटोर ना भी हो तब भी वो रिसर्च खुद से कंडक्ट कर सकें। तो इस पूरे 10 दिन के सेशन के अंदर आज को लेके हम आपको A to Z रिसर्च के हवाले से किस तरह से रिसर्च कंडक्ट की जाती है, किस तरह से चीज़ें होती है, वो हम सब कुछ इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। ठीक है, तो चलें अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रिसर्च नेक्सस, क्रिएटिंग माइंड्स एंड एडवांसिंग डिस्कवरीज। इस पूरे 10 दिन के वेबिनार के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है इसके हवाले से मैं आपको थोड़ी बहुत जो है अभी बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, हम ABCD से शुरू करेंगे, बिल्कुल ABCD से, बिल्कुल बेसिक से, देन हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज मेडिकल रिसर्च एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, हम बताएंगे आपको कि मेडिकल रिसर्च क्या होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जर्नल्स क्या होते हैं ये बताएंगे आपको, वो आज का टॉपिक है हमारे। टाइप्स ऑफ रिसर्चेज एंड मेडिसिन, कितने किस्म की रिसर्चेज होती हैं, रिसर्चेज की भी टाइप्स होती हैं, कुछ हल्की रिसर्चेज हैं, कुछ भारी रिसर्चेज हैं। हाउ टू फॉर्मुलेट रिसर्च टाइटल, वो आज आप सीख लेंगे कि रिसर्च टाइटल यानी कि रिसर्च की हेडिंग जो बनानी होती है वो कैसे बनाई जाती है। डिफरेंट सर्च इंजन, ये भी आज आपको हम बता देंगे कौन कौन से होते हैं। बुलियन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी बता देंगे आपको। फिर हाउ टू एक्सेस पेड रिसर्च आर्टिकल्स, अच्छा कुछ रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं वो पेड होते हैं, उनको फ्री कैसे हासिल किया जाए वो भी आपको हम बताएंगे। फिर स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च, जो जो स्टेप्स हैं आप किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। टिप्स, टेक्निक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोडक्शन राइटिंग, ये क्या होती है ये भी बताएंगे। बहरहाल जो भी हमने यहाँ पर बातें की, जैसे IRB क्या होता है, फिर पूरी मैन्युस्क्रिप्ट किस तरह लिखी जाती है और रिसर्च पब्लिकेशन किस तरह की जाती है, A to Z हर गाइडेंस आपको देंगे और प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपके साथ काम करेंगे। बस आप इन 10 दिनों तक हमारे साथ बने रहें, इंशाअल्लाह हम आपको डेली असाइनमेंट्स देंगे और आपसे काम करवाएंगे। और अगर आप हमारे साथ बंधे रहे तो इंशाल्लाह 10 दिन के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप खुद से अपने कोई भी रिसर्च जो है वो कंडक्ट कर सकें इंशाल्लाह। चलिए हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो टुडे टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आज के हमारे क्या क्या हैं, मैंने आपको थोड़ी बहुत बातें बता दी रिसर्च नेक्सस के हवाले से। ये बिल्कुल बेसिक रिसर्च टॉपिक है, बेसिक रिसर्च प्रोजेक्ट है जो ऐसे स्टूडेंट्स को रिसर्च सिखाने के लिए और अज़म है जो बिल्कुल रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं जानते, हम बेसिक से आपको हाई लेवल तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह। तो व्हाट इज रिसर्च, आज का टॉपिक हमारा है कि हम रिसर्च के हवाले से क्या क्या पढ़ने वाले, रिसर्च क्या होती है, मेडिकल फील्ड के अंदर रिसर्च ने कैसे एडवांसमेंट की, फील्ड्स दैट रिलाई ऑन रिसर्च, कि अगर आप आगे कोई करियर डिसाइड करना चाह रहे हैं, क्या है कि आप न्यूरो सर्जन बनना चाह रहे हैं, कार्डियक सर्जन बनना चाह रहे हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट बनना चाह रहे हैं, पीडियाट्रिक्स में जाना चाह रहे हैं, तो उन सब फील्ड्स के अंदर रिसर्च होती है। रिसर्च के बगैर आपका मेडिकल करियर जो है 50% कंप्लीट है। अगर आपने रिसर्च नहीं की और आप रिसर्च में एज नहीं करते तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकेंगे, ये बात याद रखिए। तो आपको हमारे साथ बताएंगे क्या सिग्निफिकेंस है रिसर्च की। वेरियस कैरियर अपॉर्चुनिटीज, एज अ रिसर्चर आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अब जो ब्लू से शो हो रहे हैं, जो ब्लू सी आपको हम बुलेट्स दिखा रहे हैं ब्लू कलर से, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इनके हवाले से आपको ज़्यादा फोकस रखना है। ऐसे अभी बताना चाह रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन अ सर्च इंजन एंड मेडिकल जर्नल, ये आज हम पढ़ाएंगे आपको, तो इसमें फोकस रखिएगा। ठीक है, देन पाकिस्तानी जर्नल्स, पाकिस्तान में कौन कौन से जर्नल हैं, एंड पबमेड इंडेक्सेशन, ये भी बताएंगे आपको क्या होती है ये। व्हाट इज मेडलाइन, ये भी बताएंगे क्या होती है ये। बेसिस ऑफ सर्चिंग, सर्चिंग किस तरह की जाती है ये भी बताएंगे इंशाल्लाह।
एंड वाई रिसर्च नेक्सस आपको हम बताएंगे रिसर्च नेक्सस आपके साथ क्या क्या किस तरह से आपके साथ कोलैबोरेट करेगा। अब हम लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं लेक्चर स्टार्ट करूं तो आप लोगों से गुजारिश है, जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं वो प्लीज जो है अपने साथ कोई मोबाइल ले लें या फिर कोई लैपटॉप अपने साथ रख लें, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा साथ साथ, तो इससे आपको फायदा ये होगा कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे हमारे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रिसर्च, व्हाट इज द रिसर्च, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक को। चलें। Research can be defined as the systemic and organized process of investigating a particular subject or topic in order to gain new knowledge, insights, or understandings. It involves the collection, analysis, interpretation, and evaluation of information data to address a specific research question or objective. ये एक रटी रटाई डेफिनेशन है जो कि इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, चैट जीपीटी से, कहीं से भी आपको ये आराम से मिल सकती है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ फ्रॉम एक नेटिव जबान के अंदर उर्दू में कि रिसर्च होती क्या है, ये अपने जहन में एक बार डाल लें ताकि आपको किसी भी गलतफहमी का कोई भी वो भाव ना हो। प्लीज माइक बंद कर लें, किसी का माइक ऑन है? उसमें कोड लिखा है ना वो डाल दो, जहाँ कॉन्टेक्स्ट का आ रहा है ना सॉरी, किसी का माइक ऑन है? प्लीज माइक ऑफ कर लें, प्लीज चेक करें किसी का माइक ऑन है। ओके ओके, तो अपने जहन में ये बात अब डाल लें कि रिसर्च कैसे होगी। आपको रिसर्च के अंदर जो काम करना है वो ये करना है कि आपका पूरा रिसर्च, अभी बेसिक लेवल पे हैं आप, एक अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्टूडेंट है, तो इसमें आपने फील्ड वर्क करना है। फील्ड वर्क से मुराद कि आपको आगे जाके एक होता है डेटा कलेक्शन का प्रोसेस इसके अंदर, वो कहलाता है फील्ड वर्क, वो करना है, उसमें मेहनत लगती है। दूसरी बात ये है कि आपको राइटिंग करनी है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा दिमाग चलाना। अच्छा, रिसर्चर बनने के लिए ना बहुत ज़्यादा जहन होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। या आपके जहन में अगर कोई बात होती है रिसर्च करनी है तो बहुत जहन होना ज़रूरी है, ये कोई एडवांस लेवल के लोग होते हैं ये बहुत जहन होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसर्चर या रिसर्च वही लोग करते हैं जो मेहनती होते हैं और डेडिकेटेड होते हैं। डिसिप्लिन चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, पेशेंस चाहिए होता है, ये तीन चीज़ें हैं, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। जिन लोगों के पास ये चीज़ें होंगी वो एक अच्छा रिसर्चर, वो एक अच्छे रिसर्च कर सकते हैं और अच्छे रिसर्चर भी बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि फील्ड वर्क करना है और पेपर राइटिंग करनी है। आप कोई भी लैब्स में नहीं जाएंगे, आपके पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं होगा। आप जैसे आप फिल्मों में दिखाते हैं रिसर्च कर रहे हैं, एक साइंटिस्ट रिसर्च, उन्हें एक वाइट कोट पहना हुआ है, वो एक माइक्रोस्कोप में बैक्टीरिया वायरस, बैक्टीरिया को मतलब देख रहे हैं, कोई प्लाज्मोडियम को देख रहे हैं या फिर एमेबा को देख रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं होती। बेसिक लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल की रिसर्च समवॉट डिफरेंट। जेनेटिक्स का कोई मामला नहीं होता, जीन्स का कोई मामला फिलहाल नहीं होना, वो हाई लेवल की रिसर्चेज हैं। पहले आप बेसिक से शुरू करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको हम समझाते जाएंगे कि आप आखिर में रिसर्च है क्या, उसकी असल दुनिया क्या है, असल ये क्या चीज़ होती है, ठीक है। क्योंकि हम भी अपने वक्तों में जो प्रॉब्लम्स फेस कर चुके हैं वो इंशाल्लाह आपको फेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उन तमाम चीज़ों को बता देंगे जो हमने गलतियां की और वो आप उसे ना दोहराएं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर ज़रा सी एक बात ये कर लेते हैं कि रोल ऑफ रिसर्च इन एडवांसिंग मेडिकल एंड हेल्थ केयर, कि अभी जो बुक्स, दरअसल हम जो बुक्स अभी पढ़ रहे हैं, आपने पैथोलॉजी पढ़ी, आपने फार्माकोलॉजी पढ़ी, आपने फिजियोलॉजी पढ़ी, एनाटमी पढ़ी, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी, एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी, ये बुक्स के अंदर जो नॉलेज है ये कैसे आई है? ये थ्रू द सोर्स ऑफ रिसर्च आई है। मतलब हमारे जितने भी आबाओ अजदाद जो बड़े थे, हमारे से पहले वाले लोग थे, उन्होंने बाकायदा रिसर्च कर करके एक नॉलेज को, एक डिस्कवरीज करके नॉलेज को जमा किया है और उसको एक बुक के, और हमें वो तमाम की तमाम रिसर्चेस हमारे बुक के फॉर्म में मिल गई हैं। तो आप फिजियोलॉजी पढ़ते वक्त गाइटन के अंदर आपने गाइटन पढ़ी होगी, तो वो भी वो बहुत सारी चीज़ों में कहता है कि इट इज स्टिल नॉट क्लियर, इट इज स्टिल अनक्लियर। ये जुमला आपने बार बार सुना होगा, लोग गाइटन का बहुत ज़्यादा मजाक भी उड़ाते हैं कि गाइटन इतनी लंबी बात करता है और फिर कहता है कि अनक्लियर। तो वो जो अनक्लियर चीज़ है, मतलब आप ये बात समझ लें, आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि उस पर रिसर्च कंप्लीट नहीं हुई। तो अगर वो भी रिसर्च का एक पहलू है, आपने कोई चीज़ देखी, वो चीज़ अनक्लियर है, आप वहाँ चले जाए, मैं इस पर रिसर्च करूंगा, भाई ये क्यों अनक्लियर है, मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो एक रिसर्चर का माइंड होता है, वो रिसर्चर किस तरह से चीज़ों को देखता है, परखता है और फिर किस तरह से रिसर्च कंडक्ट करता है, ठीक है। और आप जानते हैं कि जितनी भी मेडिकल डिस्कवरीज आज तक हुई, जितनी मशीनें हमारे पास मौजूद हैं, जितनी मेडिसिन थी, तमाम की तमाम ये रिसर्च का रोल है। जो रिसर्चर्स हैं इसका एक मकाम होता है, जो साइंटिस्ट होता है उसका एक मकाम होता है, वो रिसर्चर होता है, वो रिसर्च करके इन तमाम चीज़ों को इजाद करता है या डिस्कवर करता है, ठीक है। तो मेडिसिन से लेके तो आपके सामने सब कुछ कि मेडिसिन में हम कहाँ तक तरक्की कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो आपको पता ही है। तो फील्ड्स दैट रिलाई ऑन रिसर्च, ये थोड़ी बहुत चीज़ें हम बात कर लेते हैं। जैसे आप लोग, बहुत से लोग हैं जो आगे जाके कोई ना कोई करियर परसू करना चाह रहे होंगे, ठीक है। तो उन करियर में जैसे जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स एक करियर है, पल्मोनोलॉजी है, एंडोक्राइनोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, इन्फेक्शियस डिजीजेस, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और न्यूरोलॉजी। ऑन्कोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कैंसर। ख्याल से आप तमाम टर्म्स से वाकिफ होंगे, लेकिन ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ कैंसर। जो कैंसर की पढ़ाई होती है उसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है।
तो जब भी आप एमबीबीएस के बाद जब हाउस जॉब कर लेंगे, देन आप आएंगे रेसिडेंसी प्रोग्राम के अंदर, अपने स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम के अंदर, तो आप कोई ना कोई फील्ड सेलेक्ट करेंगे। तो उन तमाम के तमाम फील्ड्स के अंदर या उन तमाम के तमाम फैकल्टीज के अंदर आपको रिसर्च की जरूरत पड़ेगी। आपने जो यहाँ पे लिस्ट किया हुआ है, ये तो मैंने चंद एग्जाम्पल्स ली हैं जिनमें रिसर्च करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप रिसर्च नहीं करते, आपको रिसर्च के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकोगे, आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकोगे, आपकी प्रमोशन नहीं होंगी। इसकी एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पर प्लैब और यूएसएमएलई का बहुत ज्यादा हाइप है। अगर किसी को नहीं पता कि प्लैब और यूएसएमएलई क्या होती है, प्लैब एक लाइसेंसिंग एग्जाम है इंग्लैंड में रेसिडेंसी करने के लिए, यानी कि स्पेशलाइजेशन करने के लिए। प्लैब एक एग्जाम होता है, उसको पास करने के बाद आप इंग्लैंड में रेसिडेंसी कर सकते हैं। और यूएसएमएलई एक लाइसेंसिंग एग्जाम है यूएसए का, जहां पर जिसको पास करने के बाद आप यूएसए में रेसिडेंसी कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लैंड और यूएसए हाईली पेड रेसिडेंसी ऑफर करती है, यानी कि उनकी सैलरी ज़्यादा होती है, इसलिए पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से लोग चले जाते हैं उस तरफ, क्योंकि पाकिस्तान में सैलरी कम है। खैर, ये बात तो अलग हुई। बताने का मकसद ये है कि मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि हमारे पास मेडिसिन में कितनी ज़्यादा फील्ड्स हैं, जो जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है जो आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है करियर्स इन मेडिसिन। जो मेडिसिन से ताल्लुक रखते हैं लोग, जैसे हम एमबीबीएस वाले, तो उनमें कितनी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। जैसे देखें, एब्डोमिनल इमेजिंग रेडियोलॉजी, एडोलेसेंट मेडिसिन, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस, ए से, ये सारी फील्ड्स ए से आ रही हैं, ये सारी फील्ड बी से आ रही हैं, ये सी से आ रही हैं। अलग अलग फैकल्टीज हैं, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के पाथवेज हैं, यानी पूरी दुनिया के अंदर ये सब चीज़ें मौजूद है, और हमें बामुश्किल 15 या 10 पता होंगे। बताने का मकसद ये है कि जितनी भी फील्ड्स हमें पर देख रहे हैं, मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, मैं इसका लिंक दे दूंगा ग्रुप पे, देख लीजिएगा आप खुद से फुर्सत से जाके। तो ये तमाम के तमाम रिसर्च डिपेंडेंट है। यूएसएमएलई का क्राइटेरिया ये कि अब यूएसए में आप में से कोई भी अगर यूएसएमएलई देता है, यूएसए में चाहता है, तो उसको रिसर्च करना जरूरी है, उसे कुछ अपने रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करने पड़ेंगे, उसे रिसर्च करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, अदरवाइज उसे वहां पर रेसिडेंसी नहीं मिलेगी। इवन मैं आपको बताऊं कि रिसर्च इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ इदारों के अंदर, जैसे कि कुछ फैकल्टीज ऐसी हैं, जैसे ईएनटी की बात करूं, तो ईएनटी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रेटेड जो है वो आपका फील्ड है। उसमें तकरीबन 80 से लेकर 90 तक रिसर्च पेपर्स चाहिए होते हैं। मतलब कोई एक बंदा है जो रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहा है ईएनटी यानी कि एएन स्लॉट के अंदर, तो उसे तकरीबन 80 से 90 पेपर्स चाहिए होते हैं रिसर्च के लिए। इस तरह से डर्माटोलॉजी, प्लास्टिक सर्जन, एस्थेटिक्स वाले, ये प्लास्टिक सर्जरी होती है, नोज प्लास्टिक सर्जरी एंड होल्ड यानी कि आपकी लिप्स की फिलिंग होती है, ठीक है। साउथ कोरिया के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। साउथ कोरिया में एस्थेटिक्स वाला मामला बहुत कॉमन है, वहाँ के लड़के और लड़कियाँ दोनों ही बहुत ज़्यादा इससे मुंसलिक, यानी कि हर अगला बंदा वहाँ पर अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा रहा होता है। तो डर्मेटोलॉजी यानी कि एज अ प्लास्टिक सर्जन बहुत ज़्यादा डिमांड होती है उनकी, ठीक है। डर्मेटोलॉजी में कोई कर रहा है तो उससे आगे निकल के प्लास्टिक सर्जरी यानी कि एस्थेटिक्स वाला मामला चलता है। तो बताने का मकसद ये है कि जो लोग रिसर्च में होते हैं, अब चाहे कि आप पाकिस्तान में हो, चाहे आप कहीं वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल इदारों के अंदर कहीं पर भी, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड, इटली, अमेरिका, या आप किसी खलीज ममालिक में हो जैसे कि यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, तो इन सब में आपको रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पेपर्स नहीं हैं, पब्लिश नहीं किए हुए, तो आपको प्रमोशन नहीं मिलती। मेडिकल फील्ड इज ऑल अबाउट द कंपटीशन। जब आप जॉब लेने जाएंगे कहीं पर भी आप जाएं, इवन कि पाकिस्तान की बात करते हैं, आपने एमबीबीएस किया, ठीक है, एमबीबीएस करने के बाद आपने हाउस जॉब कर लिया, और आपको अब जो है जॉब करनी है, रेसिडेंसी की पहले की बात कर रहा हूँ, तो आप जब जॉब के लिए अप्लाई करने जाएंगे ना, तो होगी 10 जॉब, और पार्टिसिपेंट्स जो होंगे वहां पर होंगे 100। तो सिर्फ 10 सीट्स हैं और पार्टिसिपेंट जो 100 है, तो कैसे, अब किस क्राइटेरिया क्या है सिलेक्ट करने का? याद रखिएगा कि जीपीए डजेंट मैटर। अगर आपके मेडिकल में आपने गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं मेडिकल करियर के अंदर, अपने मेडिकल एकेडमिक्स के अंदर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉस्पिटल्स वालों को, वो उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे जो अपने मेडिकल स्किल्स में बेहतर होंगे, जिनकी रिसर्च पब्लिकेशंस होंगी, जिन्होंने इलेक्टिव्स किए हुए होंगे। ये तमाम की तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, मेरे जहन में बात रखें। इलेक्टिव्स, आपकी रिसर्च पब्लिकेशंस, और आपकी मेडिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल टू द पेशेंट, ये चीज़ें चेक की जाती हैं, ठीक है। तो रिसर्च को सीरियस लें और इस पर प्रॉपर काम करें। अगर रिसर्च नहीं करेंगे तो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकते आप, और आप कमा भी अच्छा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं फिर से। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, जो आपको बताना चाह रहा हूँ। अपनी कान और आँख सब कुछ खोल लें, बिल्कुल तरीके से सुनिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। कि रिसर्च में अब हम शुरू कर रहे हैं बाकायदा रिसर्च के बेसिक से, कि रिसर्च के बारे में मालूमात देना शुरू कर रहा हूँ आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ सर्च इंजन एंड अ मेडिकल जर्नल?
मैं शुरू करता हूँ इस तरह से कि आप लोग सब रिसर्च सीख चुके हैं, ठीक है, आप सारे लोग रिसर्च सीख चुके हैं और आपने अपना एक पेपर लिख भी दिया है रिसर्च के ऊपर। इन केस में एग्जाम्पल लेता हूँ हाइपरटेंशन, आपने हाइपरटेंशन में कोई रिसर्च स्टडी की, उसका डेटा कलेक्शन किया, उसके ऊपर कुछ अपनी जो ऑब्जर्वेशन थी आपकी वो लिख दिया आपने एक पेपर के ऊपर, ठीक है। अब उसको आपने करना है क्या है कि आपको दुनिया को दिखाना है। मतलब मैंने ये आपने बताया कि मैं एक रिसर्चर हूँ, मैंने हाइपरटेंशन पे कोई काम किया है। मैं एग्जाम्पल चले एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि हाइपरटेंशन ड्यू टू हाई सॉल्ट इंटेक। भाई मैंने ये काम किया है कि हाइपरटेंशन हाई सॉल्ट इंटेक करने वाले को हाइपरटेंशन हो जाता है, मेरी ये फाइंडिंग्स है, ठीक है। तो अब आप कैसे बताएंगे दुनिया को कि मेरी ये फाइंडिंग्स है? तो उसके लिए जर्नल्स होते हैं कुछ, ये जर्नल जो है, प्लीज माइक का ख्याल रखें अपने, ये जर्नल जो हैं हर यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड होते हैं। सपोज करें जेएसएमयू है तो जेएसएमयू का अपना जर्नल होता है। ये वो इदारा होता है जहां पर रिसर्च पब्लिश की जाती है। अगर मैंने कोई रिसर्च की है हाइपरटेंशन पे तो मैं वहां पर उस जर्नल पर अपनी रिसर्च पब्लिश करूंगा। इस तरह डॉ है, इसके भी अपने एक जर्नल है, वहां पर अगर डॉ का स्टूडेंट है तो वो डॉ में पब्लिश करेगा। इस तरह से एक ही यू आ खान वाले आ खान में करते हैं। इंटरनेशनल जर्नल्स भी हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप जेएसएमयू के हैं तो आप सिर्फ जेएसएमयू में करेंगे, आप किसी भी जर्नल में पब्लिश कर सकते हैं, ए टू जी, पाकिस्तान के किसी भी जर्नल में भी, इवन कि इंटरनेशनल किसी जर्नल में भी। सैकड़ों की तादाद में जर्नल्स मौजूद दुनिया के अंदर मौजूद हैं। अभी हम आपको जर्नल्स की लिस्ट भी दिखाएंगे और मजीद और बातें भी करेंगे, ठीक है, और बातें भी करेंगे। तो जर्नल दुनिया भर में इंटरनेशनल में मौजूद है, पाकिस्तानी जर्नल में मौजूद है। तो जर्नल्स में रिसर्च पब्लिश होती है। जर्नल वो वेबसाइट होती है जहां पर रिसर्च पब्लिश की जाती है, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। और सर्च इंजन क्या होता है? सर्च इंजन वो सॉफ्टवेयर होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर्च इंजन इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है दैट इनेबल्स यूजर्स टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। चलो एग्जांपल लेते हैं। गूगल जो है एक सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल के ऊपर बेतहाशा वेबसाइट्स मौजूद हैं। चलो मैं एग्जांपल लेते हैं, एक वेबसाइट है जेएसएमयू की, एक वेबसाइट है डॉ की, एक वेबसाइट है कराची यूनिवर्सिटी, एक वेबसाइट केएमडीसी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, तो एक वेबसाइट है कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अब मैं गूगल सर्च इंजन पे गया और वहां पर मैंने सर्च किया जेएसएमयू। तो गूगल क्या करेगा कि मुझे जेएसएमयू अपने स्क्रीन पे लाके दिखा देगा और मैं उस पर क्लिक करूंगा, जेएसएमयू की वेबसाइट खुल जाएगी। इसी तरीके से जो मेडिकल सर्च इंजन होते हैं उन पे क्या करना होता है कि आपको अगर कोई मेडिकल टॉपिक सर्च करना है तो आप सर्च इंजन पे जाए, मेडिकल टॉपिक सर्च करें, तो वो सर्च इंजन दुनिया भर में जितने भी जर्नल्स हैं उन तमाम जर्नल से उस टॉपिक के रिजल्ट्स आपके सामने शो कर देगा। इसको मैं और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सपोज करें हाइपरटेंशन है, पाकिस्तान में भी बहुत सारी रिसर्चेस हाइपरटेंशन में लिखी जा चुकी होंगी, जो सबमिट हो चुकी हैं, पब्लिश हो चुकी हैं। अमेरिका में भी लिखी जा चुकी होंगी, इंग्लैंड में भी लिखी जा चुकी होंगी, ऑस्ट्रेलिया में भी लिखी जा चुकी होंगी। अब मुझे, मैं पाकिस्तान में बैठा, एक कमरे में बैठा अपने लैपटॉप पे सर्च करता हूँ हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन सर्च करता हूँ। हाइपरटेंशन सर्च करने के बाद जब मैंने सर्च किया हाइपरटेंशन, तो मुझे मेरा सर्च इंजन पूरी हाइपरटेंशन की लिस्ट दे देगा। चले अब मैं आपको हल्की, अभी मैं थोड़ी सी स्लाइड ऑफ करके आपको ज़रा एक सर्च इंजन पे ले ही जाता हूँ और दिखा देता हूँ। देखिए मैंने एक सर्च इंजन खोला है, पबमेड। पबमेड एक सर्च इंजन है, ये एक मेडिकल सर्च इंजन है। देखिए लिखा हुआ है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन। अच्छा, पबमेड एक जो है एक सर्च इंजन है, मेडिकल सर्च इंजन। अगर मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ, जैसे सपोज करें डायबिटीज़, ठीक है, मैं डायबिटीज सर्च करता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए पबमेड ने मुझे बहुत सारे यहाँ पर रिजल्ट दे दिए हैं। जैसे देखिए ऊपर मेरे कर्सर को, माउस के कर्सर को चेक करें, डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। वो हम बाद में बात करेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस इज समवॉट डिफरेंट। मैं डायबिटीज पलाइटिस की बात कर रहा था, लेकिन उन्होंने डायबिटीज इंसिपिडस दे दिया। चलिए ये हमारा कंसर्न नहीं है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ये एक डायबिटीज इंसिपिडस आया, फिर आपको दिखा डायबिटीज इंसिपिडस। खैर ये मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप यहाँ पर देखें, मैं आपको एक, मेरे माउस को चेक करें, देखिए मैं यहाँ पर एक चीज दिखा रहा हूँ, 934,036 ये रिजल्ट्स हैं। मतलब दुनिया भर में डायबिटीज के नाम पे जो सर्च हो चुका, जो पब्लिश हो चुका ऑलरेडी, वो ये तादाद है 934,036 रिजल्ट हमारे पास जो है वो मौजूद हैं, ठीक है। और ये जो रिजल्ट्स हैं ये दुनिया भर से इसने शो किए हैं, मतलब पाकिस्तान जर्नल से भी, अमेरिकन जर्नल से भी, और इंग्लैंड के जर्नल से भी, ऑस्ट्रेलिया के जर्नल से भी। तो समझ में आ गई बात कि सर्च इंजन क्या होता है और जर्नल्स क्या होते हैं। जर्नल्स में एक जर्नल आपको खोल के दिखाता हूँ। एक जर्नल है हमारे पाकिस्तान का जर्नल है, वो है JPME, जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन। ये मैं खोल के दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये मैंने एक जर्नल खोला है, ठीक है, ये मैंने एक जर्नल खोला है, ये आपके सामने एक जर्नल खोला है, सर्च इंजन नहीं खुला। अब अगर मैं जर्नल पे सर्च करूंगा ना, तो पता है क्या होगा, मैं देखिए यहाँ सर्च करता हूँ डायबिटीज, फिर से
जब डायबिटीज सर्च करता हूँ तो मुझे क्या रिजल्ट मिलता है, ये देखें, ये नीचे रिजल्ट आ रहे हैं सारे। तो अब ये जो रिजल्ट है ना, ये इंटरनेशनल रिजल्ट नहीं है, इसमें अक्सरियत वो रिजल्ट होंगे जो पाकिस्तान में शाया हुआ होंगे। तो मेरे मेरे जो सर्चिंग का जो डायमेंशन था या फिर जो भी वॉल्यूम था वो मैंने कम कर दिया, तो फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट सर्च इंजन पे जाए वहाँ सर्च करें। बस एक बात समझ लें कि सर्च इंजन और मेडिकल जर्नल में क्या फ़र्क है। मेडिकल जर्नल इज स्पेसिफिक, इट इज़ स्पेसिफिक टू अ यूनिवर्सिटी और एनी इंस्टीट्यूशन, while a search engine is connected with all the journals, जितने भी दुनिया भर के जर्नल्स हैं उन सब से सर्च इंजन कंबाइंड जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, सर्च इंजन उन सब से जुड़ा हुआ होता है। आई गेस स्क्रीन क्लियर होगी मेरी। तो उन सब के रिजल्ट सर्च इंजन शो करता है। अच्छा, अब मैम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। एक्सेस टू फुल टेक्स्ट आर्टिकल इन मेडिकल जर्नल ऑफन रिक्वायर्स अ सब्सक्रिप्शन और परचेज। अच्छा, मैं क्या लिखा हुआ है कि अगर हम जर्नल के जरिए सर्च करें तो उसके अंदर जो रिसर्च पेपर्स या आर्टिकल्स होंगे तो उनको देखने के लिए मुझे उसे खरीदना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि सब्सक्रिप्शन और परचेज, हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, मतलब वो पेड होगा अगर हम जर्नल के थ्रू सर्च करेंगे तो। लेकिन अगर हम सर्च इंजन के थ्रू सर्च करेंगे तो वो फ्रीली अवेलेबल होता है, हम आराम से उसे निकाल सकते हैं। अच्छा, अब जर्नल और सर्च इंजन में फ़र्क ये है कि अगर सपोज करें मैं रिसर्चर हूँ तो याद रखिएगा मैं अपनी रिसर्च सबमिट जर्नल में कराता हूँ, सर्च इंजन में कभी सबमिट नहीं होती चीज़ें। मैंने आपको जैसे बताया कि सर्च इंजन इज ओनली अ सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर है जो कि तमाम जर्नल से डेटा कलेक्ट करके आपको दे देता है। पब्लिश आपने जर्नल में ही करनी है। ठीक है, तो जब आप किसी रिसर्च को पब्लिश करते हैं तो उसकी एक पेयर रिव्यूइंग प्रोसेस होता है। ठीक है, देखें, उसका एक पेयर रिव्यूइंग प्रोसेस होता है। और वो पेयर रिव्यूइंग क्या होती है भाई? पेयर रिव्यूइंग का मतलब ये होता है कि जब आपने रिसर्च एक शाया किया तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स उस रिसर्च पेपर को बार बार पढ़ते हैं, उसमें चेक करते हैं कोई गलतियां तो नहीं है, इस रिसर्चर ने सही काम तो किया है, उसने नॉलेज जो ऑथेंटिक दी है, उसने रेफरेंसेस सही लिए हैं, उसने बात सही की है, उसने काम सही किया है। तो वो जब वहाँ से वो क्लिक देते हैं तब जाके वो रिसर्च इंटरनेशनल मार्केट में शाया हो जाती है। मतलब आप सिर्फ एक छोटे से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जैसे भी डाओ एक एनडीसी के, आप एक स्टूडेंट है थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर एमबीबीएस के या बीडीएस के, आपने क्या किया है, सिर्फ छोटा सा रिसर्च पेपर लिखा है और अगर आपने सही तरीके से काम किया है तो वो जो काम आपने किया है वो पूरी दुनिया देखेगी। तो ये फायदा है रिसर्च का। ठीक है, पूरी दुनिया देखती है फिर अगर वो पब्लिश हो जाता है तो। अच्छा, तो सर्च इंजन डू नॉट परफॉर्म पेयर रिव्यू। तो सर्च इंजन पेयर रिव्यू नहीं करता, उसको ज़रूरत ही नहीं है। असल ये काम जर्नल का होता है, सर्च इंजन का नहीं होता। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि कुछ जर्नल्स जो हैं वो पेयर रिव्यूड होते हैं और कुछ नॉन पेयर रिव्यूड भी होते हैं। ठीक है, अब दुनिया भर के जर्नल्स हैं। पेयर रिव्यू का मतलब ये होता है इस ये जर्नल की जो है ना ऑथेंटिसिटी को बयान करता है कि ये जर्नल अच्छा है, अगर यहाँ पर सर्च किया जाए तो मामला जो है वो बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर सर्च किया जाए तो मामला बेहतर रहेगा। तो जैसे देखिए हमें लिखा हुआ है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, द लैंसेट एंड जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जामा। इन ये ऑथेंटिक जर्नल्स हैं। अगर यहाँ पर रिसर्च सबमिट करनी तो यहाँ करनी है आपने, जो पेयर रिव्यूड होंगे तभी आपकी अहमियत होगी। अदरवाइज अगर नॉन पेयर रिव्यूड जर्नल्स में कैसे, नेशनल ज्योग्राफिक बहुत मशहूर है, इसका एक चैनल भी है बाकायदा टीवी पे, तो नेशनल ज्योग्राफिक का अपना एक जर्नल है। अगर इनको आप अपनी कोई रिसर्च भेजेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा उसको छानबीन नहीं करेंगे या फिर उसे परखेंगे नहीं, उसे पेयर रिव्यूड नहीं करेंगे, वो ऐसी शाया हो जाए, बहुत ही कम कुछ देखेंगे। द टाइम मैगजीन, पॉपुलर साइंस और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम जो भी रिसर्च हमारा पेपर है या आर्टिकल है वो हम पेयर रिव्यूड जर्नल्स में सबमिट कराएं। ठीक है, बाकी कैसे सबमिट कराते हैं, क्या होता है, फीस होती है या नहीं, फ्री होता है, वो सब बात की बात है, वो हम बाद में शेयर करेंगे। ठीक है, आई गेस तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मेडिकल सर्च इंजन क्या होता है और जर्नल क्या होता है। आगे मजीद से बात करने वाले हैं अभी और मजीद आपको मैं डिस्क्राइब कर दूंगा जर्नल में और सर्च इंजन में क्या फ़र्क होता है। ये अमूमन यकीन माने मेरे अपने क्लास फेलो से अगर उन्हें रिसर्च के बारे में कुछ नहीं पता, वो जानते ही नहीं है जर्नल क्या और रिसर्च इंजन क्या है, बिल्कुल कुछ भी पता मालूमात नहीं होती और इसमें वो कंफ्यूज होते रहते हैं कि क्या है क्या नहीं करूँ, कैसे करूँ, सर्च कैसे करूँ। तो हमारे साथ बने रहिए इंशाल्लाह। इस 2 घंटे के अंदर जो भी हम पढ़ेंगे वो आपके लाइफ टाइम काम आएगा, आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे इंशाल्लाह। चलें आगे हम यहाँ पर आते हैं, पाकिस्तानी जर्नल्स एंड पबमेड इंडेक्सेशन। ये पबमेड इंडेक्सेशन वाली चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। आप पाकिस्तानी जर्नल्स को देखें ज़रा, पाकिस्तान में कौन कौन से जर्नल्स अवेलेबल हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक लिस्ट दी हुई है, प्लीज़ माइक ऑफ कर लें किसी का माइक ऑन है तो। पाकिस्तान जर्नल ऑफ मेडिकल साइंसेस, जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, जर्नल अयूब मेडिकल कॉलेज, अच्छा जर्नल ऑफ कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन पाकिस्तान, जर्नल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस। अच्छा, यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस लास्ट में देखें, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल हेल्थ साइंसेस भी है, मेडिकल रावलपिंडी भी है, डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस भी है। अच्छा, डॉ का जर्नल थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर है बनस्बत जेएसएमयू के, क्योंकि
कोई भी रिसर्च जर्नल जो है, कोई भी रिसर्च जर्नल ऑथेंटिक क्यों होता है या फिर वो हाई रैंक पे क्यों जाता है, इसकी दो वजूहत होती हैं। एक ये कि जो जिस इदारे का जर्नल है वो खुद कितना करप्शन लेस है या वो खुद कितना बेहतर है। दूसरी बात ये है कि उसके स्टूडेंट्स कितनी ज़्यादा रिसर्च करते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि तारीख के अंदर जेएसएमयू के अंदर रिसर्च का रुझान बहुत ही कम रहा है और डॉ के अंदर पैसा बहुत ज़्यादा रहा है, क्योंकि डॉ के एक क्रेज भी था और जहाँ भी लोग जाते थे तो डॉ के अंदर रिसर्च होती थी, तो डॉ का जर्नल अच्छा खासा ऊपर आ चुका है, लेकिन जेएसएमयू अब तक हासिल नहीं कर सका। और केएमडीसी तो अभी इसकी रिसेंटली बना है, तो अभी तो उसको अभी टाइम लगेगा। बाकी तो आप देखें आला खान का जर्नल बहुत अच्छा है। ये जर्नल्स की कुछ मैंने आपको दिखा दी। अब मैं आपको मजीद जर्नल्स के बारे में कुछ समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको एक न्यू विंडो पे लेके जाता हूँ, जो लेके जा रहा हूँ अभी आपको मैं। एक मिनट, ये देखिए आप यहाँ पर आ रहे, प्लीज माइक ऑफ कर लें किसी का माइक ऑन है तो। मेडिकल जर्नल्स ऑफ पाकिस्तान, यहाँ पर चेक करें, ये जर्नल्स हैं। अगर आपको स्क्रीन छोटी लग रही है तो ज़रा जूम कर लें उसे, क्योंकि यहाँ मेरे पास जूम का ऑप्शन नहीं है। तो एडवांसेस इन बेसिक मेडिकल साइंसेस। अच्छा, अब यहाँ पर ज़रा इसके पहले मेन बार देखें, ये जर्नल्स के नाम आ रहे हैं, ठीक है। ये पीएमडीसी इंडेक्सेशन है, बताता हूँ क्या होता है ये। पबमेड इंडेक्सेशन, एचएससी कैटेगरी, आईएसआई इंडेक्सेशन, पब्लिकेशन चार्जेस, इशू पर ईयर सबमिशन। देखते जाएं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ पहले जर्नल की, लिखा हुआ है एडवांसेस इन बेसिक मेडिकल साइंसेस, एबीएमएस। पीएमडीसी इंडेक्सेशन का मतलब ये होता है, पीएमडीसी आपको पता है कि पाकिस्तान का मेडिकल एसोसिएशन है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, ठीक है। तो कोई भी जर्नल, कोई भी यूनिवर्सिटी जब अपना जर्नल बनाती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, यानी जब वेबसाइट बनाती है, तो वो पीएमडीसी से पहले अपने आप को इंडेक्स करवाएगी, यानी कि उससे इजाजत लेगी हम जो है जर्नल बना रहे हैं। तो पीएमडीसी क्या करती है कि उसको पहले परखती है और चेक करती है कि ये तमाम के तमाम इंटरनेशनल क्राइटेरिया को उतरता है या नहीं। जब वो उतर जाता है तब उसे अप्रूवल मिल जाता है, तो फिर वो पीएमडीसी इंडेक्स हो जाती है। अब आ रहा है पबमेट इंडेक्स, यहाँ पर देखिए पबमेट इंडेक्स आ रहा है दूसरे लाइन पे। पबमेट इंडेक्स क्या होता है, जैसे आपको मैंने भी सर्च इंजन दिखाया ना पबमेट इंडेक्स। तो पबमेट इंडेक्स का मतलब ये है कि कोई भी जर्नल इतना ऑथेंटिक हो चुका है कि अब पबमेट क्या कर रहा है कि उसके रिसर्च आर्टिकल्स को अपने सर्च इंजन में शो करना शुरू कर रहा है, ठीक है। जब कोई, प्लीज माइक ऑफ करें, किसी अगर माइक ऑन है तो चेक करें प्लीज। प्लीज माइक ऑफ कर दें अगर किसी का माइक ऑन। सर आप म्यूट पे हैं। सॉरी, मैं म्यूट हो गया था। अच्छा, हम कहाँ पर थे, मुझे बताएगा हम कहाँ तक पहुँचे थे। प्लीज कोई मुझे बता दें कि हम जर्नल तक आ गए थे, मेडिकल जर्नल्स ऑफ पाकिस्तान। सर हम पीएमडीसी की तरफ थे कि पीएमडीसी रिकग्नाइजेशन होना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू। ओके, पीएमडीसी रिकॉग्नाइजेशन। तो हम जर्नल्स की बात कर रहे थे कि इसका, अच्छा अगर मेरा माइक ऑफ हो जाए तो फॉर्म मुझे बता दिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी स्क्रीन नहीं देख रहा, मैं उधर हूँ। ओके, ठीक है। तो पीएमडीसी इंडेक्सेशन मैं ये बताना चाह रहा था कि इसकी होना बहुत, किसी भी जर्नल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो पीएमडीसी इंडेक्स नहीं होगा तो उसमें अपनी रिसर्च पब्लिश करने को कोई फ़ायदा नहीं है, वो ज़ाया हो जाएगी। अब दूसरा पॉइंट आ रहा है हमारे पास पबमेट इंडेक्स। पबमेट इंडेक्स होना बहुत ज़रूरी है। पबमेट इंडेक्स का मतलब ये है कि अगर कोई रिसर्च जर्नल पबमेट से इंडेक्सेशन ले लेता है, यानी कि पबमेट से रिकॉग्नाइज हो जाता है, तो अब क्या होगा कि अगर आपने ऐसे जर्नल में रिसर्च पब्लिश किया जो पबमेट इंडेक्स था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पबमेट एक सर्च इंजन है, तो अब जब भी कोई, सपोज कर आपने हाइपरटेंशन पर रिसर्च लिखी और उसको पबमेट ऐसे जर्नल पर शाया किया है
जो PMDC इंडेक्स भी है और पबमेड इंडेक्स भी है। तो क्या होगा कि जब दुनिया भर से कोई भी शख्स हो, वो आपके मतलब डायबिटीज पे, वो हाइपरटेंशन पर सर्च करता है, तो आपका आर्टिकल उसको मिल जाएगा और वो आपके आर्टिकल को पढ़ लेगा। तो ये फायदा होता है। तो हमेशा याद रखना है, हमें कोशिश करनी है कि कोई भी जर्नल जिस पे हम अपनी रिसर्च पब्लिश करें वो PMDC इंडेक्स हो और पबमेड इंडेक्स हो। एक चीज होती है HSC कैटेगरी। HSC कैटेगरी का मतलब ये होता है कि कोई भी जर्नल पाकिस्तान के अंदर कितनी ज्यादा वैल्यू रखता है। तो 4 कैटेगरीज होती हैं, W, X, Y एंड Z। W सबसे हाईएस्ट कैटेगरी है, X उससे छोटी कैटेगरी, Y उससे भी छोटी और Z उससे भी छोटी। तो W, X, Y, Z हमें कोशिश करनी है कि W कैटेगरी हम नहीं टच कर सकते। एज एन अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हम W टच नहीं कर सकते, क्योंकि मसला ये है कि हमारे पास पैसे नहीं, और इसके लिए फंड्स चाहिए होते हैं, पैसे लगाने पड़ते हैं, लाखों में पैसे लगते हैं। ठीक है, वो हम बताएंगे वो क्या मसला होता है। तो फिलहाल हमें कोशिश करनी है कि हम Y या X पे जाएं। X और Y पे हम जा सकते हैं, Z नहीं करें, Z का कोई वैल्यू नहीं होती, Z पे हम कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, हम ऐसे जर्नल को तलाश करेंगे जो या तो XY कैटेगरी पे आता हो, Z कैटेगरी पे ना आता हो। ठीक है। अच्छा, पब्लिकेशन चार्जेस। आज जब आप कोई जर्नल पब्लिश करते हैं तो उसके अपने कुछ चार्जेस होते हैं। ठीक है, जैसे ये देख रहे हैं ऊपर वाले जर्नल्स के नल हैं, इसके कोई चार्जेस नहीं है। कुछ जर्नल्स के होते हैं, यस, वो एक फ़ी चार्ज करती है, जैसे 10,000 20,000 ऐसा चार्जेस होते हैं पाकिस्तानी जर्नल्स के। और जो इंटरनेशनल जर्नल्स हैं उनके और भी चार्जेस होते हैं। ठीक है, 22 साल 8 साल जो हमने अब तक पब्लिकेशन के लिए जो गए हैं आगे, मतलब जो जिस प्रोसेस से गए, तो हमने पाकिस्तानी जर्नल्स पे नहीं अलाउ वो किया। हम गए थे कुछ जर्नल्स पे जो W कैटेगरी पे थे, लेकिन हम रिजेक्ट कर दिए गए क्योंकि हमारी रिसर्च ऐसी नहीं थी, W कैटेगरी वाली नहीं थी। तो फिर हमने किसी और इंटरनेशनल जर्नल पे जाके जब अपनी रिसर्च सबमिट करवाई, तो वहाँ से अप्रूवल इंशाल्लाह आ जाएगी 1 वीक के अंदर। तो जब वो सबमिट हो जाएगी तो आपको हम दिखा भी देंगे कि देखिए जैसे सबमिट हो गई, तो आप जब भी सर्च करेंगे परमिट पर, हमारी रिसर्च आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, फिर देखिए इशू पर यार आ रहे हैं बाई ईयरली, क्वार्टरली। बाई ईयरली का मतलब ये है कि ये जर्नल साल में 2 बार पब्लिश करता है। क्वार्टरली मतलब ये 4 बार पब्लिश करता है। ठीक है, अब इसको मैं जरा स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे की तरफ, ये देखते जाए कोई जर्नल मुझे मिले। PMDC इंडेक्स, ये देखिए, ये है पबमेड इंडेक्स। ASP, APSP जर्नल ऑफ केस रिपोर्ट्स, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है कि ये पबमेड इंडेक्स है। ठीक है, तो आप इस जर्नल पे सॉरी, इस जर्नल पे कोशिश करेंगे कि आप शाया करें। तो बस ये मैंने आपको थोड़ी बहुत समरी बता दी है कि व्हाट इज PMDC इंडेक्सेशन, व्हाट इज पबमेड इंडेक्सेशन, व्हाट इज HSC कैटेगरी, व्हाट इज पब्लिकेशन चार्जेस। तो ये मैं लिंक भेज दूंगा, आपको फिर से खुद से पढ़ सकते हैं। तो हम वापस अपने पावर पॉइंट स्लाइड पे आते हैं। तो जैसे यहाँ पर जर्नल्स लिस्ट है ना, ये हाई कैटेगरी के जर्नल है जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है। डाओ इतना ज़्यादा ऊपर नहीं है, लेकिन क्योंकि डाओ हमारा कॉलेज है तो इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया। मैं खुद डाओ कॉलेज में JSMU का हूँ, लेकिन फिर भी जो रियलिटी है तो बतानी पड़ती है। ठीक है, और JSMU का जर्नल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो कोई कोशिश ना करें JSMU को जर्नल शाया करने की, क्योंकि यहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा है। JSMU वाले बहुत करप्शन करते हैं इस मामले, रिसर्च के मामले के अंदर। तो हम तो अवॉइड ही करते हैं कि रिसर्च उस वहाँ पर पब्लिश करें। और ये JSMU के हाथ में नुकसानदार भी है। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी अगर रिसर्च के मामले में कोताही करती है, तो वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारती है, क्योंकि जब वो रिसर्च पे कोताही करती है तो उसकी पबमेड इंडेक्सेशन नहीं हो पाती, HSC रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती, तो उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो जितनी भी रिसर्चेस कर लें, उस यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं होने वाला। यूनिवर्सिटी उसी वक्त हायर रैंक पे जाएगी जब उसके अपने स्टूडेंट्स रिसर्चेस करें। इसलिए डाउ ऊपर है और आखान वगैरह ऊपर। आखान में तो बहुत ज़्यादा रुझान है और अलहमदिल्ला डाउ के अंदर भी है, लेकिन JSMU फिलहाल इतना आगे नहीं है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं मजीद। अब ये हमने बात कर ली पेयर रिव्यूड, नॉन पेयर रिव्यूड जर्नल्स की, पाकिस्तानी जर्नल्स की बात कर ली। हम आते हैं अब यहाँ पर सर्च इंजन। दीज आर द सर्च इंजन। जैसे आपको मैं बताया सर्च इंजन क्या होता है। सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो दुनिया भर के जर्नल से डेटा कलेक्ट करके वहाँ पर जो पब्लिश आर्टिकल्स हैं उनको कलेक्ट करके आपको दिखा देता है, और ये फ्री होता है। तो यहाँ पर मेन हमें जिस पर बात करनी है वो पबमेड पर भी हम बात करेंगे और गूगल स्कॉलर पर बात करेंगे। ये 2 सर्च इंजन है, और इसमें मेन पबमेड है, तो इसी पे हम भी प्रैक्टिस करेंगे। बाकी वेब ऑफ साइंस, एमबेस, स्कोपस, सेनहाल, ये सब भी होते हैं, लेकिन इंटरनेशनली सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक, मतलब सबसे बेहतरीन जो है और आसान भी है, तो वो पबमेड है और गूगल स्कॉलर है, लेकिन हम ज़्यादा पबमेड पर भी फोकस करेंगे। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज मेडलाइन। एक बस आखिरी टॉपिक है जो आपको मैं क्लियर कर दूं, ताकि आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीज़ हो जाए आपको जर्नल पब्लिश, जर्नल के हवाले से, ऐसा जर्नल के हवाले से, ताकि फिर आगे हम बढ़ सकें। जब से ज़माना में एडवांस हुआ है ना, तो पहले चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा हार्ड कॉपी पे होती थी, यानी कि कॉपी पेंसिल पेन का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। लेकिन अब जैसे हम आगे बढ़ते चले गए, तो अब ज़्यादा काम सॉफ्ट कॉपीज़ में होता है, ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर्स लैपटॉप्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ मेडलाइन। मेडलाइन क्या है। मेडलाइन इज़ अ रिसर्च लाइब्रेरी। मेरे लफ्ज़ों पे गौर करें, मेडलाइन जो है एक रिसर्च लाइब्रेरी है। स्लाइड ला रहा हूँ वहाँ पर मेडलाइन की तरफ। व्हाट इज मेडलाइन।
मेडलाइन इज अ रिसर्च लाइब्रेरी। मेडलाइन इज द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन प्रीमियर बिब्लियोग्राफी, देखो लिखा हुआ है ना प्रीमियर बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस that contains references to journal articles in the life sciences। बिब्लियोग्राफी, ये बिब्लियोग्राफी लफ्ज बाइबल से निकला हुआ है। तो जैसे गाइटन को कहा जाता है ना कि बाइबल ऑफ फिजियोलॉजी, गाइटन जो बुक है आपने पढ़ा होगा, तो बाइबल ऑफ फिजियोलॉजी, तो मतलब फिजियोलॉजी की बाइबल है गाइटन, उसमें हर चीज मालूम आता है। इस तरह से मेडलाइन क्या है, ये एक बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस है। मेडलाइन इज अ मेडिकल लाइब्रेरी। मेडलाइन एक ऐसा ऑनलाइन लाइब्रेरी है जिसके अंदर तमाम के तमाम जर्नल्स के जो रिसर्चेज हैं वो मौजूद हैं। बहुत बहुत सिंपल से एग्जांपल मैं दूंगा। सपोज करें आपके इलाके में या आपके यूनिवर्सिटी के अंदर कोई लाइब्रेरी मौजूद है, तो आपको पता है उस लाइब्रेरी के अंदर दुनिया जहाँ की बुक्स होती हैं, तो यही समझ लें कि वो जो लाइब्रेरी है वो मेडलाइन है, और वो जो बुक्स हैं वो रिसर्च आर्टिकल्स हैं पूरी दुनिया भर से उस मेडलाइन के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बात? अच्छा, अब अगर मेडलाइन मेडिकल लाइब्रेरी है तो फिर पबमेड क्या है? मैं तो बोला था पबमेड से हम रिसर्च हासिल कर सकते हैं, तो शायद मुझे थोड़ी और बातें यहाँ पर समझानी पड़ेंगी। आप जरा यहाँ पर गौर करें। ठीक है, पहले आप इस स्क्रीन पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है वेज टू सर्च मेडलाइन। दरअसल बेसिकली मेडलाइन ही असल चीज़ है जो मेडिकल लाइब्रेरी है। फिर ये एक्सेस देता है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को, जैसे ये पबमेड को एक्सेस देता है। अगर आप पबमेड के जरिए मेडलाइन तक एक्सेस लेंगे, यानी कि सपोज करें कि मेरे लाइब्रेरी में 2 लाइब्रेरियंस बैठे हैं। एक लाइब्रेरियन जो है आपको फ्री में बुक्स देता है, और दूसरा लाइब्रेरियन जो है वो आपसे चार्ज करता है। तो पबमेड इज अ लाइब्रेरियन और मेडलाइन इज अ लाइब्रेरी। पबमेड एक लाइब्रेरियन है। अगर आप पबमेड इस लाइब्रेरियन के पास जाएंगे और उससे कहेंगे मुझे बुक्स चाहिए, तो वो लाइब्रेरियन क्या करेगा, आपको फ्री में आर्टिकल्स दे देगा। लेकिन अगर आप एब्सको, ओविड एसपी, एल्सवेयर, स्टोर, प्रोक्वेस्ट, इन सब पे जाएंगे तो ये भाई फी चार्ज करेंगे। तो ये अच्छे लाइब्रेरियंस नहीं है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। ये लाइब्रेरियंस किसी काम के नहीं। हम पबमेड से बात करेंगे, या गूगल स्कॉलर से बात करेंगे, या स्कोपस से बात करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मेडलाइन इज अ मेडिकल लाइब्रेरी which give access to different search engine softwares। I guess अब बात क्लियर होगी। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब बाकी ये चीज़ें जो हैं डिफरेंस बिटवीन मेडलाइन पबमेड मैंने आपको बता दिया है, तो इसको बात करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने मेन काम पे जो हमें करना है, आज का बेसिक टॉपिक है। तो अब आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अपने पास के मोबाइल ऑन कर लें। आपको मैं 1-2 मिनट दे रहा हूँ, आप कोई मोबाइल, एक्स्ट्रा मोबाइल अपने पास ले लें या फिर कोई लैपटॉप ले लें। अब हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है, कि हाउ टू फॉर्मुलेट आर रिसर्च टाइटल। अब बाकायदा हम आ रहे हैं कि अब हमने सब कुछ सीख लिया है। डेटाबेस क्या, सॉरी, जर्नल्स क्या होते हैं, वहाँ कैसे पब्लिश होती हैं, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, कहाँ सर्च करना है, यानी कि सर्च इंजन क्या होता है, मेडलाइन क्या चीज़ है, और रिसर्च की कितनी ज़्यादा अहमियत है, कोई भी यूनिवर्सिटी किस तरह से ऊपर जा सकती है, उसके स्टूडेंट्स किस तरह से हेल्प कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को सर्चिंग करने में या ऊपर जाने में, एंड सो ऑन। वो हमने अच्छा खासा डिस्कस कर लिया है। अभी हमारे पास जो है अभी 1 घंटा पूरा बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह यहाँ पर हम 1 घंटा और काम करेंगे और चीज़ें जो हैं वो करेंगे। तो ठीक है, आपको मैं 1-2 मिनट दे रहा हूँ, तो आप जो है ज़रा अपने पास मोबाइल खोल लें या जो है लैपटॉप खोल लें। ठीक है, 1 मिनट के बाद हम फिर से स्टार्ट करेंगे। मैं फिर से पबमेड पे आना शुरू हो जाऊँगा। मैं कैसे अपनी बातें आप तक पहुँचा चुका हूँ। बेसिक ऑफ सर्चिंग। ठीक है, बस 30 सेकेंड्स और इसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे बेसिक्स ऑफ सर्चिंग पे, और पबमेड पे सीधा हम चलेंगे और फिर आपको मैं समझाना शुरू करूँगा कि कैसे हम सर्चिंग करेंगे और टाइटल किस तरह डिसाइड किया जाता है। बहुत स्टूडेंट्स को मसला होता है, हम क्या करें, हम कैसे टाइटल डिसाइड करें, और हमें समझ में ही नहीं आ रहा हमें क्या सर्चिंग करनी है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर्च कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता। आपको मैंने एक इनसाइड नॉलेज दे दी अच्छी खासी। अभी ये नहीं होती लोगों को अमूमन। इवन की मैं बता रहा हूँ, मैं 3rd ईयर में जब था तब भी मुझे नहीं थी। मैंने बहुत ज़्यादा इसको मेहनत करके सीखा है। मतलब ऑनलाइन भी कोई सोर्सेज नहीं है जो इस तरह सिखा सकें, और ना ही कोई इस तरह के दाने। आप देखें, आप और भी जो जैसे टॉरस वाले हैं या फिर आरकॉप वाले हैं, तो इनके जो सेशंस होते हैं ना वो हफ्ते में 2 बार करवाते हैं, ये 2 डेज 3 डेज सेशंस। तो मुझे नहीं समझ में आता कि 2 डेज 3 डेज में रिसर्च कैसे सीखी जाती है। मैंने तो नहीं सीखी 2 डेज 3 डेज में रिसर्च। मुझे तकरीबन 15 से 20 दिन लगे जो मैंने फिजिकल रिसर्च सीखी थी बाकायदा यूनिवर्सिटी के अंदर। वहाँ पर जाकर मैंने आपको पहले बताया कि डॉक्टर उज़ैर आए थे और वो इंग्लैंड के रिसर्चर थे, तो उन्होंने सिखाया, तो उन्होंने भी क्या रिसर्च सिखाई थी। तो ये किस्मत की बात होती है कि ऐसे टीचर्स हमें मिल जाएँ। तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ उनके ज़रिए से आपको पहुँचाने की कोशिश करूँगा जो मैंने सीखा उनसे। तो कुछ ना कुछ तो मैं कम से कम 100 तो नहीं, पॉसिबल नहीं, लेकिन 80-70% तो मैं अपना ट्रांसफर कर ही दूंगा जो मैंने वहाँ से सीखा है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने पास मोबाइल लैपटॉप खोल लिया होगा। बेसिक्स ऑफ सर्चिंग।
अब यहाँ पर 4 चीज़ें हमारे पास हैं जो हमें सीख लेनी है आज इंशाल्लाह। तो आप सर्चिंग करना सीख जाएंगे कि हाउ टू फॉर्मुलेट रिसर्च टाइटल। बूलियन ऑपरेटिंग सिस्टम ये एक चीज़ होती है जो आपको मैं बताऊंगा पबमेड में कैसे चीज़ चलती है। नेस्टिंग क्या होती है ये भी बताएंगे हम थोड़ी देर में आपको। ट्रंकेशन, यूज़ ऑफ एस्टर्स ये क्या होती है भी बताएंगे। और कोड्स फॉर फ्रेजेस क्या चीज़ें हैं ये हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स नाउ मूव टूवर्ड्स दी पबमेड। मैं पबमेड में वापस आ रहा हूँ और मैंने आपको बता दिया कि पबमेड जो एक सर्च इंजन है जो डिफरेंट मेडिकल जर्नल्स को, पबमेड यहाँ पर खोला है मैंने, हाँ खोला हुआ है, गूगल स्कॉलर खोला हुआ पबमेड, हाँ पबमेड खोला हुआ, ठीक है। ये हमारे पबमेड का मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि पबमेड आप सिंपल जाएं गूगल पे और जाके पबमेड अगर सर्च करें, ठीक है, ये पबमेड आया इंटरफेस खुलेगा और पबमेड के फर्स्ट पे क्लिक कर दें, आपके पास एक पबमेड का इंटरफेस, मेन इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आप पबमेड पे आ चुके हैं। नाउ डिस्कस करते हैं। आप में से कोई फर्स्ट ईयर में होगा, कोई सेकेंड ईयर में होगा, कोई थर्ड ईयर में होगा, तो मैं बहुत ही आसान टॉपिक्स को लेकर आगे बढ़ूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। अब मुझे आपको बताना ये है कि भाई आप मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप वार्ड जाते हैं, आप हॉस्पिटल भी जाते होंगे, कुछ भी करते होंगे। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मुझे क्या किस चीज़ पर सर्च करना चाहिए, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ कैसे हो। मैं थर्ड ईयर में था तो मैं वार्ड जाया करता, मेरा पहला वार्ड लगा था गायनियन ऑप्स का, फिर मेडिसिन के वार्ड्स भी लगे थे, सर्जरी के वार्ड्स भी लगते हैं। तो मैं ऐसे ही करता हूँ। मैंने एक पेशेंट देखा जो कि हाइपरटेंशन का मरीज था, ठीक है। तो हाइपरटेंशन आपको पता है कि हाई ब्लड प्रेशर को बोलते हैं। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कहूँगा यार हाइपरटेंशन एक अच्छा टॉपिक हो सकता है क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है, डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन, लेकिन हाइपरटेंशन इज समवॉट इंटरेस्टिंग, तो मैं इसी को सर्च करता हूँ। मैंने हाइपरटेंशन यहाँ पर सर्च कर दिया, ठीक है, मैंने सर्च किया। अब देखें पबमेड क्या कर रहा है। पबमेड क्या कर रहा है, मैंने हाइपरटेंशन सर्च किया, पबमेड ने मुझे इतने सारे रिसर्च आर्टिकल्स देना शुरू कर दिए, ठीक है। ये रिसर्च आर्टिकल्स देखिए 1 2 3 4 5 6 ये सारे। और याद रखिएगा ये सर्च इंजन ने मुझे दुनिया भर से रिसर्च आर्टिकल्स दिए हैं, मतलब वो तमाम के तमाम जर्नल जो कि पबमेड इंडेक्स्ड हैं उन सब के रिसर्च आर्टिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, अब हाइपरटेंशन में रिसर्च देखी तो मैंने देखा यहाँ पर रिजल्ट कितने ज़्यादा रिजल्ट आ रहे हैं, 6,22,000, दैट इज 6,22,000 रिजल्ट। इसमें मैं क्या करूँगा मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। तो मैं कैसे क्या करूँ, मैं तो फंस गया। मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं ज़रा पहले रिसर्च आर्टिकल खोल के देखता हूँ, मैं ज़रा इस पर क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन हो गया, ठीक है। अच्छा, ये ओपन हुआ, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट इज द समरी ऑफ एनी रिसर्च आर्टिकल और पेपर, ये बात याद रखनी है आपको, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है, कोई भी रिसर्चर जब भी अपनी पेपर पब्लिश करता है तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट लिखता है, तो वो दरअसल समरी होती है। जैसे ये लिखा हुआ है ना, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन डिफाइंड एज हाई ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह, तो ये इसकी समरी रिसर्च की यहाँ से लेके यहाँ तक ये समरी है जो उसने अब तक लिखी है, ठीक है। बात समझ में आ गई, बस यहाँ तक ये एब्स्ट्रैक्ट वाली बात समझ में आ गई आपको। जब आप किसी भी आर्टिकल पर सर्च करेंगे तो ये इंटरफेस खुलता है। अब जरा मेरे माउस को चेक करें और यहाँ पर आए, इधर यहाँ पर क्या आ रहा है, नेचर पब्लिशिंग ग्रुप, ठीक है। दरअसल ये जर्नल है कोई जिसमें ये शाया हुआ है, आप कोई होगा इंटरनेशनल जर्नल, मुझे नहीं पता। अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री फुल टेक्स्ट। अब ये जो आर्टिकल है इसका मुझे पीडीएफ चाहिए या फिर मुझे जो है पूरी पूरी रिसर्च पढ़नी है, तो मैं क्या करूंगा, आके यहाँ पर फ्री फुल टेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक नया विंडो ओपन होगा। लेट्स ओपन इट। अच्छा, मेरे पास एक नया विंडो ओपन हो गया, ठीक है। ये विंडो आ गया। ये विंडो आने के बाद मैं फिर से मेरे माउस को चेक करें, ये मैं जा रहा हूँ ऊपर, ये मेरे पास पीडीएफ आ रहे हैं, ठीक है। ये लिखा है पीडीएफ 434K पब रीडर। मैं पीडीएफ पे क्लिक करूंगा। मैं जैसे ही पीडीएफ पे क्लिक करूंगा तो होगा क्या कि मेरे पास अब पूरा आर्टिकल पीडीएफ की फॉर्म में आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है ये ऐसा ओपन हो रहा है, ये ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया, ठीक है। NIH पब्लिक एक्सेस ये जर्नल है, ठीक है। तो ये ओपन हो गया, ये पूरा जर्नल देखें, ये पूरी रिसर्च आर्टिकल है जो इसने पूरी लिख के इसमें, देखिए कितना बड़ा उसने लिखा हुआ सब कुछ, उसने सारे पैराग्राफ, सारे पैरामीटर्स, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको कैसे लिखा जाता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, जो 10 डेज के वेबिनार के अंदर इंशाल्लाह साथ रहेगा हमारे। तो खैर ये बस मैंने आपको ये बता दी कि किस तरह से कोई भी PDF हम चेक कर सकते हैं, कोई भी रिसर्च आर्टिकल को हम खोल सकते हैं। वापस आते हैं अपने पबमेड की तरफ, ठीक है। हाइपरटेंशन सर्च किया था। अब भाई इतने सारे रिजल्ट है, मैं क्या करूंगा, सारे 6,22,000 रिजल्ट से मैं तो परेशान हो गया। अब मैं नहीं, मुझसे नहीं हो रहा। अब मैं यूज करूंगा बूलियन ऑपरेटर्स। मैं फिर से जरा पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन होता है आपको दिखाता हूँ। देखिए बूलियन ऑपरेटर्स में क्या क्या लिखा हुआ है, एंड AND एंड और कैपिटल में, ठीक है,
AND एंड और कैपिटल एंड नॉट कैपिटल, ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल करके हम किस तरह से अपने रिसर्च को मजीद स्पेसिफिक कर सकते हैं। ठीक है। हाइपरटेंशन, अब मैं जरा अपने जहन में सोचता हूँ कि हाइपरटेंशन में रिसर्च तो कर दिया, 6 लाख रिजल्ट में किसको पढ़ूंगा और मैं कैसे कर सकता, सोचूंगा यार मैंने अपने मेडिकल करियर के अंदर हाइपरटेंशन के हवाले से कुछ ना कुछ तो पढ़ा हुआ। हाइपरटेंशन किस किस चीज़ों की वजह से होता है? अगर कोई ओबेसिटी का पेशेंट, ओबेसिटी किसी को हो तो हाइपरटेंशन हो जाता है, हाई सॉल्ट इंटेक को हाइपरटेंशन होता है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता हाइपरटेंशन होता है, कार्डियक डिजीज के साथ हाइपरटेंशन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाइपरटेंशन हो जाएगा। डायबिटीज के साथ एसोसिएटेड होता है, रीनल किडनी डिसफंक्शन, उसके साथ हाइपरटेंशन हो जाता है। कितने ही डिजीज में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ यार बहुत सारी चीज़ है। मैं क्या करूँगा, अब देखें, मैं अब कैपिटल वर्ड में एंड लिखता हूँ। ठीक है। मैंने जैसे एंड लिखा, अगर कुछ मेरे पास ऑप्शन शो हो रहे हैं तो मैं एक्सरसाइज पे क्लिक करके देखता हूँ। बड़ा कॉमन टॉपिक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। मैंने क्लिक जैसे ही किया, ओ रिजल्ट कम हो गए, ये देखें 24,475, कहाँ 6 लाख, कहाँ 24,000। मतलब ये हुआ कि अब पबमेड ने मुझे क्या दिखाया है, पबमेड ने मुझे ये दिखाया है कि अब आपको चाहिए क्या, हाइपरटेंशन एक्सरसाइज चाहिए। तो अब वो तमाम के तमाम आर्टिकल्स उसने अब मेरे सामने शो कर दिए जिसके अंदर हाइपरटेंशन और एक्सरसाइज के हवाले से बातें की गई थी। ठीक है। इसलिए देखें, पहला आर्टिकल हाइपरटेंशन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज हाइपरटेंशन, एक्सरसाइज हाइपरटेंशन, एक्सरसाइज हाइपरटेंशन, एक्सरसाइज हाइपरटेंशन, एक्सरसाइज हाइपरटेंशन। ओके, क्लियर सर, समझ में आ गई बात? तो पबमेड ने क्या किया, इसको मजीद कंसाइज कर दिया। मैं चाह रहा हूँ भाई 24,000 मेरे पास की बात नहीं है, मैं इसे और कंसाइज करूंगा। अच्छा एक मिनट, मैंने यहाँ पर गलत कर दिया थोड़ा सा, एंड मुझे जो है कैपिटल में लिखना था। ओके ठीक, इसको फिर से सर्च करता हूँ। अब मैं आगे आ रहा हूँ, फिर से मैं फिर से एक एंड डालूंगा। अब मैं पबमेड को ये कह रहा हूँ भाई एक्सरसाइज तो ठीक है, मुझे ज़रा जो है ना तुम एक और एक चीज़ सर्च करके दो कि हाँ सही है एक्सरसाइज करने से हाइपरटेंशन नहीं होती, घट जाती है। लेकिन अगर सॉल्ट इनटेक या ओबेसिटी के साथ अगर मैं इसको कंसिडर करूँ, सपोज करें कोई ओबीज है और उससे हाइपरटेंशन होगा, जाहिर सी बात है। तो अब मैं वो सच आर्टिकल सर्च करना चाह रहा हूँ कि जिसमें हाइपरटेंशन, एक्सरसाइज और ओबेसिटी तीनों को लिंक किया गया होगा। तो मैंने ओबेसिटी यहाँ पर सर्च कर दी। जब ओबेसिटी सर्च कर दी, लिख दिया, तो मैंने सर्च किया। अब मैं देखता हूँ, देखिए और कंसाइज हो गई है, 4,562 रिजल्ट। समझ में आ रही बात? ये और कंसाइज हो गया। तो ये जो एंड है, इट इज अ बुलियन ऑपरेटर, दिस इज अ ऑपरेशन। जिस तरह से मैथमेटिक्स आपको समझ में आती है ना, हम मैथमेटिक्स लिखते हैं, जैसे मैं मेरे जरा यहाँ पर सर्च इंजन पे देखें, मैं देखें यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो 2 2 3 3 4 5, ये मैंने एक नंबर लिखा हुआ है। अभी सिंपल एक नंबर है, कुछ भी नहीं है। अगर मैं नंबर के दरमियान में एक प्लस या माइनस का साइन डाल दूँ, मैं माइनस का साइन डालता हूँ। अगर ये अब मैं देखिए यहाँ पर मैंने माइनस डाल दिया है, 223 को 3,345 से माइनस करें तो क्या आंसर होगा? अब ये जो मैंने माइनस डाला, दिस इज द ऑपरेशन, दिस इज द मैथमेटिकल ऑपरेशन। जब मैंने ये डाला तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस नंबर को इस नंबर से सब्सट्रैक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है। तो दिस इज द ऑपरेशन। इसी तरीके से इस सर्च बार के अंदर एंड एक ऑपरेशन का काम कर रहा है। और जब भी हम एंड डालते हैं तो होता क्या है कि मैं सर्च इंजन को ये बताता हूँ कि भाई मुझे वो तमाम के तमाम रिसर्च आर्टिकल्स दो जिनके अंदर तीनों वर्ड्स इस्तेमाल हुए हों, ओबेसिटी भी, एक्सरसाइज भी और हाइपरटेंशन भी। तो आप देखेंगे, देखें पहले रिसर्च आर्टिकल, इसमें ओबेसिटी यूज है, एक्सरसाइज यूज है, हाइपरटेंशन यूज है। ये देखें, तीसरा एक्सरसाइज यूज है, ओबेसिटी यूज है, हाइपरटेंशन यूज है, एक्सरसाइज यूज है, ओबेसिटी यूज है, हाइपरटेंशन यूज है। समझ में आ गई बात? मैं मजीद एक और चीज ऐड करता हूँ, एंड। अब मैंने देखा यार अभी भी 4,000 रिजल्ट, मैं तो मुझसे तो नहीं होगा, मैं अभी तो मैं किस किस को पढ़ूंगा। मैं सोचूंगा जरा कि एक्सरसाइज और ओबेसिटी के साथ और भी कोई लिंक बना सकता हूँ। मैं बोलता हूँ यार चले फैटी डाइट को देखते हैं, या सिर्फ डाइट लिख के देखते हैं कि डाइट के हैबिट से हाइपरटेंशन को फर्क पड़ता है। मैंने डाइट लिख दिया, मैं देखता हूँ और कंसाइज हो रहा है। ओ और कंसाइज हो गया, 1598, मतलब ये कि हमारे पास 1,598 रिजल्ट आ गए, इतना ज़्यादा कंसाइज। तो मैं देखता हूँ कि ये देखें अब इन तमाम में मतलब हाइपरटेंशन, एक्सरसाइज, ओबेसिटी और डाइट तीनों चीज़ें यूज हो रही होंगी। तो अब मुझे वो पेपर्स मिल जाएंगे जिसके अंदर किसी रिसर्चर ने इन चारों चीज़ों पे काम किया होगा। अच्छा मैं बोलता हूँ यार रुको एक मिनट और, मैं अडल्ट लिख के देखता हूँ। मैंने अडल्ट लिखा और कंसाइज हो गया, ये 835 रिजल्ट तक जा चुका है। अब इतना रिजल्ट आ गया ना, जब इतने आ गए ना, तो अब मैं थोड़ा बहुत काम कर सकता हूँ। मैं आपको रिसर्च टॉपिक बताने का तरीका समझा रहा हूँ कि आपको किस तरह से रिसर्च टॉपिक में काम करना है। ठीक है। तो एंड का इस्तेमाल समझ में आ गया कि एंड का मतलब क्या होता है, कि आप जिस तरह से एंड को दाखिल करते जाएंगे अपने वर्ड्स के दरमियान में, तो वो किस तरह से रिजल्ट देना शुरू करेगा। नाउ अब जो है हम चलते हैं अपने, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है। और
आपको दूसरे बुलियन ऑपरेटर समझाता हूँ। एक बुलियन ऑपरेटर एंड था, एक होता है और, ठीक है। अब ज़रा मैं यहाँ पर पीछे जाता हूँ। चल मैं यहाँ पर हाइपरटेंशन लिखता हूँ, हाइपरटेंशन। अब मैं देख रहा हूँ मेरे पास कितना आ रहा है, 6,22,000 रिजल्ट। अगर मैं और लिखूंगा, और जब लिखा जाता है जब हमें सिनोनियम्स यूज करने पड़ते हैं। मतलब हाइपरटेंशन का सिनोनियम क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर, पता है, सबको पता है, यही होता है ना। ये देखिए खुद ब खुद उसने शो कर दिया, हाई ब्लड प्रेशर। जब मैंने इस पर सर्च किया तो देखिए रिजल्ट मजीद बढ़ गए, कम नहीं हुए, बढ़ गए। 7,40,000 रिजल्ट, पहले 6 लाख थे, अब 7 लाख हो गए। मतलब ये है कि किसी रिसर्चर ने किसी रिसर्च में हाइपरटेंशन यूज किया होगा और किसी ने हाई ब्लड प्रेशर यूज किया होगा। समझ में आ रही बात? मैं यहाँ पर अच्छा और छोटे नहीं पढ़ा, लेकिन यहाँ पर भी मैं और को बड़ा करूँगा और मैं इसे अब लिखता हूँ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ठीक है, ये भी बिल्कुल इसका सिनोनियम है। रिसर्च मजीद बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा इजाफा हो गया। वो 40,000 था, अब 56,000 हो गया। तो बताने का मकसद ये है कि जब आपको अपने रिसर्च में सिनोनियम्स यूज़ करने होंगे, मतलब आप चाह रहे हैं कि मुझे मैं हर वर्ड को जो है, मतलब सपोज करें मैं सिर्फ हाइपरटेंशन लिखता हूँ तो हाई ब्लड प्रेशर वाले छुट जाएंगे, मतलब जिन्होंने हाई ब्लड प्रेशर के नाम से रिसर्च शायद की होगी वो नहीं आएगी। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर डालूंगा तो हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन छूट जाएगी। तो अगर आपको अपने वॉल्यूम बढ़ाना है रिसर्च का तो आप और यूज़ करते हैं, और इज यूज फॉर सिनोनिम्स। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। मैं ज़रा एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, स्मोकिंग। स्मोकिंग लेता हूँ, ठीक है। मैं स्मोकिंग में कितने रिजल्ट आ रहे हैं? मैं 3,60,000 रिजल्ट आ रहे हैं, मतलब 3,60,000 रिजल्ट जो है मेरे पास मौजूद है। अब मैं आता हूँ एंड और मैं लिखता हूँ टबैको यूज, ठीक है। टबैको सिर्फ कर देता हूँ, काफ़ी होगा ये प्रोडक्टिव आउटकम्स। ओ एंड नहीं, सॉरी, और लगाना था, मैंने एंड लगा दिया। ये देखें रिसर्च बढ़ गई, पहले 3,60,000 थी, अब 4,30,000 रिजल्ट हो गए। तो अब क्या होगा कि मुझे पबमेड स्मोकिंग पे भी शो करेगा, मतलब जिस रिसर्चर ने स्मोकिंग से यूज़ किया होगा लफ्ज़ और किसी ने टबैको के जरिए यूज़ किया होगा, तो अब मुझे वो सारे पेपर्स शो हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हमने एंड सीख लिया और सीख लिया। अब एक चीज़ होती है नॉट। अगर मैं यहाँ पर मैं हाइपरटेंशन के साथ आता हूँ, ठीक है, फिर से मैं हाइपरटेंशन यहाँ पर सर्च करता हूँ, ठीक है, और मैं इसके बाद एक बुलियन ऑपरेटर नॉट यूज़ करता हूँ। नॉट का मतलब ये होगा कि अब मैं सपोज करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ सॉल्ट, सॉल्ट इनटेक, ठीक है, सिंपल, कोई मसला नहीं है। सॉल्ट इनटेक, सॉल्ट इनटेक, ठीक है। तो अब जो जो रिजल्ट्स मुझे शो होंगे अब वो हाइपरटेंशन वाले होंगे, लेकिन उनमें सॉल्ट इनटेक का लफ्ज़ नहीं होगा। मैं ये बता रहा हूँ पबमेड के सर्जन को कि मुझे हाइपरटेंशन पे रिजल्ट्स दो, लेकिन उसमें सॉल्ट इनटेक नहीं होना चाहिए। मैं सर्च कर लेता हूँ, मैंने जैसे ही सर्च किया और मुझे दिख रहा है कि भाई हाइपरटेंशन है, कहीं मुझे सॉल्ट इनटेक नहीं दिखेगा, लेकिन रिजल्ट कम है और सॉल्ट इनटेक कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर आप चाहें तो आगे और नॉट और लगा सकते हैं, जैसे मैं नॉट लगाऊं और नॉट लगाने के बाद जो है मैं यहाँ पर डाइट भी लिख सकता हूँ कि मुझे डाइट भी वर्टिकल नहीं चाहिए, मुझे नहीं सॉल्ट इनटेक चाहिए नहीं डाइट चाहिए। मैं इसको करूँगा तो और भी कम हो जाएगा ये, ठीक है, और कम हो गया। मैं इसे मज़ीद बढ़ा सकता हूँ कि ये हुआ भाई। अच्छा और क्या हो सकता है हमारे पास, और रिजल्ट क्या हो सकते हैं? अच्छा ओबेसिटी, जैसे मैंने उसको लिखा तो ओबेसिटी में लिखता हूँ, तो ओबेसिटी लिखा तो भाई ओबेसिटी मुझे नहीं चाहिए, ये और कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करते करते आप डिफरेंट बुलियन ऑपरेटर्स को अपने मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हमने 3 बुलियन ऑपरेटर्स सीख लिए, एंड और नॉट, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमने सीख ली हैं। अब इन तीनों को एक साथ कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी एक बात है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखें, अब पबमेड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वापस आता हूँ। तो हमने बुलियन ऑपरेटर का ये 3 स्टेप सीखे हैं कि किस तरह से हम सर्चिंग को अपने अच्छी कर सकते हैं। एंड और नॉट, ये 3 चीज़ें हमने सीख ली हैं, एंड को और नॉट को। अच्छा, अब ये आपके जहन में सवाल होगा कि हम क्यों सीख रहे हैं भाई, हम डायरेक्टली रिसर्च आर्टिकल क्यों नहीं लिख लेते हैं? मसला ये है
कि आप डायरेक्ट रिसर्च आर्टिकल इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि अभी आपको कोई भी आइडिया नहीं है। इन केस सपोज करें मैंने जैसे बताया कि जैसे मेरी जो पहली रिसर्च थी वो हाइपरटेंशन पे ही थी, तभी मैं इसको वो कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि भाई हाइपरटेंशन, सॉल्ट इंटेक और ओबेसिटी आपस में इंटरलिंक है। मेरे जहन में एक बात आई, ठीक है, अब मैं इस पर अगर रिसर्च पेपर लिख दूँ ना तो वो ज़ाया हो जाएगी। क्यों ज़ाया होगी? क्योंकि ऑलरेडी आपने देखा कितने सारे रिसर्च पेपर्स में पब्लिश थे, तो जब पब्लिश हैं और आपने लिख दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का। आप सर्चिंग इसलिए करते हैं ताकि आप एक कोई न्यू कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में जनरेट कर सकें। या तो जो कॉन्सेप्ट या जो भी आर्टिकल आप जनरेट करने जा रहे हैं वो बहुत ही कम हो, ठीक है, बहुत ही कम हो, 80, 90, 100, 1000 भी हो तो कमी कहलाएगा वो, ठीक है, तो उस पर आप लिख सकते हैं। या तो बिल्कुल न्यू हो। वैसे बताऊं आपको, मैं आगे जाके जब हम रिसर्च पढ़ रहे होंगे तो हमें समझ में आएगा आहिस्ता आहिस्ता कि अगर रिसर्च आर्टिकल, जो रिसर्च आपने टॉपिक डिसाइड किया, अगर उस पर पहले से ही बहुत ज़्यादा पब्लिश है रिसर्चेस, तो काम करने में आसानी होती है। अगर ऐसा टाइटल आपने चूज किया है जो पब्लिश ही नहीं है, दुनिया में मौजूद नहीं है, तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। बहुत प्रॉब्लम्स होंगे। अगर देखिएगा आगे जाके हमारे प्रोसेस चलेगा तो आपको हम दिखाएंगे, ठीक है। नेस्टिंग, व्हाट इज नेस्टिंग? अब हम नेक्स्ट स्टेप, नेस्टिंग क्या होता है? टू ग्रुप सिमिलर टर्म्स, यूज ऑफ पैरेंथेसिस, ठीक है। यूज ऑफ पैरेंथेसिस हम कैसे, ये क्या होती है हम देखते हैं भाई इसको। हम अपने वापस आते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोरोनरी नहीं, मैं लिखता हूँ हार्ट, नहीं ऐसे नहीं है, कोई डिजीज मेरे नाम पे आ जाए, ट्यूबरकुलोसिस, उसके हवाले से मैं सर्च करता हूँ। ओके, सिर्फ 44 रिजल्ट्स मेरे पास आए। रेडियोमिन ट्यूबर, अच्छा मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, सॉरी, ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा कितने आए? 2,88,000 रिजल्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एंड लिख के देखूंगा, ट्यूबरकुलोसिस एंड मैं इस पे लिखता हूँ कैंसर के हवाले नहीं, वीकनेस अगर मैं देखूँ लिख के जैसा होता है कि ठीक, ये मेरे पास रिजल्ट आ गया कि ट्यूबरकुलोसिस, ऐसे रिसर्च आर्टिकल देखो जो ट्यूबरकुलोसिस और वीकनेस से शो कर रहे हूँ। 845 रिजल्ट्स हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं पैरेंथेसिस यूज़ करूँगा, मैं नेस्टिंग करूँगा। मैं अच्छा मैं पहले एंड लिखूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर नेस्टिंग करना शुरू करूँगा। और अब मैं क्या करूँगा कि मैं लिखूँगा यहाँ पर वैक्सीन्स लिखूँगा। ये ट्यूबरकुलोसिस की वैक्सीन आपको पता आती है, ठीक है। अच्छा मैं और लिखूँगा, और यहाँ पर ओरल मेडिसिन लिखूँगा। पता मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं कहना चाह रहा हूँ पबमेड के सर आप म्यूट हो गए, अनम्यूट करें अपने आप। Then mic on. सॉरी, मुझे बार बार कोई म्यूट कर दे रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। चले मैंने ठीक कर दिया, ठीक है, सही आवाज़ आ रही है। अच्छा आप देखें यहाँ पर मैंने क्या सर्च किया है, ट्यूबरकुलोसिस एंड वीकनेस, ठीक है। मैंने ट्यूबरकुलोसिस और वीकनेस सर्च किया हुआ है, और सर्च किया हुआ है एंड लगा के, इसको मैंने एक क्लॉज में, एक ब्रैकेट में बंद किया है यहाँ पर और यहाँ पर, और ओरल मेडिकेशन या ओरल मेडिसिन यूज़ की। तो अब मैं इस चीज़ों को ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे ट्यूबरकुलोसिस और वीकनेस दोनों पे रिसर्च आर्टिकल्स दो, और उसमें या तो ओरल मेडिकेशन लफ्ज़ यूज़ हुआ हो या फिर ओरल मेडिसिन लफ्ज़ यूज़ हुआ हो, ठीक है। तो मैं जब सर्च करता हूँ, देखिए मैं कितना ज़्यादा स्पेसिफिक चुका हूँ, सिर्फ 19 रिजल्ट्स मेरे पास अभी। तो मेरे पास एक अच्छा टॉपिक है रिसर्च का, मैं इस पर जाकर रिसर्च कर सकता हूँ। तो इसको कहते हैं नेस्टिंग। नेस्टिंग का मतलब ये होता है कि आप और लगा के सिमिलर सिनोनियम्स को एक साथ बंद कर दें, और यहाँ पर एंड लगा के आप उसको उससे रिलेट करा लें। मतलब जस्ट लाइक मल्टीप्लिकेशन, सिंपल ये है कि एक मतलब ट्यूबरकुलोसिस और वीकनेस एक साथ होंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करा दें, एक मतलब हम ओरल मेडिकेशन से और एक मतलब मल्टीप्लाई करा दें हम ओरल मेडिसिन से। तो कहीं पर ओरल मेडिकेशन लफ्ज यूज होगा और कहीं पर ओरल मेडिसिन यूज हो रहा होगा। बस सिंपल सी बात ये, और कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा अब हम मजीद अपने दूसरे स्टेप पे चलते हैं, और जिसे हम कहते हैं नेस्टिंग यूज ऑफ पैरेंथेसिस, ट्रंकेशन ऑफ वर्ड्स विद मल्टीपल एंडिंग्स,
इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम कोड्स को देख लेते हैं। कोड्स फॉर फ्रेजेस, यूज ऑफ कोटेशन, ये क्या चीज़ होती है? अच्छा, अब तक मैंने जितनी भी चीज़ें यूज़ की है ना वो सिंगल वर्ड था, ठीक है, यानी कि वो कंपाउंड वर्ड नहीं था, डबल वर्ड नहीं था, इसे ट्रिपल क्लॉसेस नहीं, सिंगल वर्ड है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना, जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज लिखूंगा और उसके साथ लगा दूंगा एंड हाइपरटेंशन। फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ, हाइपरटेंशन, तो मुझे क्या मिलता है रिजल्ट में, देखता हूँ जरा। देखें यहाँ पर कहीं पर कोरोनरी डिजीज सिर्फ आ रही है, पूरा हार्ट डिजीज नहीं आ रहा, हाइपरटेंशन आ रहा है, सिर्फ हार्ट आ गया, सिर्फ हार्ट आ गया, ठीक है, सिर्फ डिजीज आ गई, ठीक है, सिर्फ कोरोनरी आ गया। तो मसला ये है कि मुझे ना जो भी आर्टिकल चाहिए वो चाहिए, ये पूरा कंपाउंड वर्ड चाहिए, मतलब उस पूरे आर्टिकल में ये कोरोनरी हार्ट डिजीज होनी चाहिए। हालांकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो रिजल्ट आया ना इसमें सब में ऐसा हो। अभी देखिए मैंने आपको दिखाया है कि सब में ऐसा नहीं है नीचे ना, तो सब में ऐसा होने के लिए मुझे करना क्या है कि मुझे डबल कोट्स डालने पड़ेंगे, सिर्फ डबल कॉमास भी कह सकते हैं, एपोस्ट्रोफ। तो एक डबल कोट में यहाँ डालूंगा लास्ट में, एक डबल कोट में जो है मैं यहाँ डालूंगा स्टार्ट। जब मैं डबल कोट्स डाल देता हूँ उसके ऊपर, जब मैं सर्च करता हूँ तो मुझे अब वो रिजल्ट्स मिलेंगे जिसमें कोरोनरी हार्ट डिजीज एक साथ लिखा हुआ होगा। जैसे यहाँ मुमकिन ही नहीं है कि दोनों अलग लिखा हुआ हो। जैसे देखिए यहाँ पर साथ लिखा हुआ है, यहाँ पर भी साथ, यहाँ पर भी साथ, ठीक है, यहाँ पर भी साथ, ठीक है। तो समझ में आ गई बात। तो कोड्स का ये फायदा होता है कि जब आप फ्रेजेस यूज करते हैं, मैं एक और दिखाता हूँ आपको, मल्टीपल माइलोमा एक डिजीज है, इसमें बेन जोन्स प्रोटीन बनती है, नॉर्मल प्रोटीन, मल्टीपल माइलोमा, ये मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर फिर लिखा, ये मैंने यहाँ पर 2 कोड्स डाल दिए। मैं सर्च करूंगा तो अब मेरे पास जितने भी रिजल्ट्स आएंगे वो मल्टीपल माइलोमा के साथ आएंगे, ना ही मल्टीपल अलग होगा ना ही माइलोमा अलग होगा। समझ आ गई बात? तो मल्टीपल माइलोमा पे जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो दोनों वर्ड साथ साथ आएंगे। तो इसको हम बोलते हैं कोट्स फॉर फ्रेजेस, कोटेशन, यूज ऑफ कोटेशन, कोटेशन का यूज करना, ठीक है। कोटेशन यूज करने से क्या होता है कि जो मल्टीपल फ्रेजेस होते हैं वो एक साथ हम सर्च कर सकते हैं। अब ट्रंकेशन क्या होती है, जो थर्ड पॉइंट है, ट्रंकेशन विद मल्टीपल फाइंडिंग्स, यूज ऑफ एस्टरिस्क। एस्टरिस्क का फायदा ये होता है कि सपोज करें कोई ऐसा वर्ड है जिसके डेरिवेटिव बहुत ज्यादा हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे चाइल्ड। अब इसके जहन में अगर शिफ्ट 8 दबाऊं उसके ऊपर एक एस्टरिस्क आ जाएगा। जब मैं एस्टरिस्क पे जब मैं चाइल्ड और एस्टरिस्क मैंने लिखा है, तब पता है चाइल्ड से जो वर्ड ड्राइव हो रहे हैं उसके रिलेटेड रिजल्ट आते हैं हमारे पास। जैसे चाइल्ड है तो चिल्ड्रन, चाइल्ड से निकला है, चाइल्डहुड, चाइल्ड लाइफ, चाइल्डफुलनेस, ठीक है, चाइल्डिश। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो सब आना शुरू हो जाएंगे। तो मतलब जो चाइल्ड के एक्सटेंशन होंगे वो आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ है चिल्ड्रन, 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 ये एक्सटेंशन है, ठीक है, चिल्ड्रंस एक्सटेंशन है इसकी एक। तो अगर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा तो मुझे ऐसा ऐसा करके बहुत सारे एक्सटेंशन मिलती जाएंगे इसकी। तो कोई ऐसा वर्ड है जिसके एक्सटेंशन हो सकते हैं तो उसके लिए मैं एस्टरिस्क लगाता हूँ, ताकि मुझे ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्डहुड, चिल्ड्रन, ठीक है, तो चिल्ड्रन, चाइल्डहुड, समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ें हो गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं इसमें से ये जो 4 चीज़ें हैं, बुलियन ऑपरेटर्स, एंड, और नॉट, नेस्टिंग, ट्रंकेशन एंड कोड फॉर फ्रेजेस, आपको जो इस्तेमाल करना है ज़्यादा वो एंड, और नॉट का इस्तेमाल करना है, पैरेंथेसिस यानी कि नेस्टिंग का इस्तेमाल करना है ब्रैकेट्स लगा के, ठीक है, और कोड्स का इस्तेमाल करना है। ट्रंकेशन का आई गेस इतना खास फायदा नहीं होना आपको, क्योंकि अभी आप बेसिक लेवल पर हो, लेकिन हाँ ये 3 चीज़ों का इस्तेमाल आपने ज़रूर करना है। अब आते हैं, जब आपने ये चीज़ सीख ली है सर्चिंग में कि सर्चिंग किस तरह की जाती है, ठीक है, तो अब हम आपको ले चलते हैं रिसर्च टाइटल की तरफ। आओ, ये मैंने कुछ रिसर्च टाइटल्स ऑलरेडी लिख रखे हैं, ऑलरेडी मैंने बना रखे हैं, मैं ज़रा देखता हूँ, एक एक करके पढ़ता हूँ। मैंने कुछ रेड लाइन से कुछ चीज़ें यहाँ पर शो की हुई हैं, ज़रा देखते हैं। पहला पढ़ते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। मैं इसको ज़रा बड़ा कर देता हूँ, एक मतलब फिर जो है आगे बढ़ेंगे के बाद ये देखिए आज मसला नहीं होगा। Research titles: The impact of physical exercise on cardiovascular health in individuals with hypertension. ठीक है, अब ये देख रहे हैं यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज मैंने लाल किया हुआ है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ मैंने रेड किया हुआ है, और हाइपरटेंशन को मैंने रेड किया।
दरअसल इनको हम कहते हैं कीवर्ड्स। देखिए मैंने लिखा हुआ भी कीवर्ड्स। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं? ये वो चीज़ें होती हैं जब जिसको आप सर्च इंजन पे जब आप लिखेंगे तो उससे रिलेटेड आर्टिकल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं फिजिकल एक्सरसाइज लिखूंगा ना, तो फिजिकल एक्सरसाइज से रिलेटेड जितने आर्टिकल्स लिखे गए होंगे वो सारे आ जाएंगे। अगर मैं कार्डियोवास्कुलर हेल्थ लिखूंगा तो उससे रिलेटेड जितने आर्टिकल्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। और अगर मैं हाइपरटेंशन लिखूंगा तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स होते हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह सेकंड देखें क्या लिखा हुआ है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉग्निटिव इंपेयरमेंट इन अल्जाइमर डिजीज एंड मस्कुलर डिमेंशिया इन पेशेंट्स। ठीक है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट एक कीवर्ड है। कीवर्ड वो होता है जो कि आपको सेंटेंस में दिख रहा होता है कि ये एक लफ्ज है कि जिसको अगर मैं पबमेड के सर्च इंजन में डालूं तो इससे रिलेटेड मुझे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये खुद ब खुद आपकी सिक्स सेंस आपको बताते चली जाएगी कि हाँ ये कीवर्ड बन सकता है। जैसे देखिए यहाँ पर कॉग्निटिव इंपेयरमेंट एक कीवर्ड है, अल्जाइमर डिजीज एक कीवर्ड है, मस्कुलर डिमेंशिया एक कीवर्ड है, रोल ऑफ स्मोकिंग सेसेशन, स्मोकिंग सेसेशन एक कीवर्ड बन सकता है, रिस्क ऑफ लंग कैंसर एक कीवर्ड बन सकता है। ठीक है, यहाँ देखें टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज कीवर्ड बन सकता है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल कीवर्ड बन सकता है, विद टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट, टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस इसके साथ बन सकता है, मल्टीपल माइलोमा में डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज इसमें कीवर्ड बन सकती है। समझ में आ रही बात? मैं आपको जरा फर्स्ट वाले को फिर से सर्च देखिए मेरे पास क्या क्या कीवर्ड्स हैं। फिजिकल एक्सरसाइज कीवर्ड है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है और हाइपरटेंशन है। तो सर्च करूंगा मैं फिजिकल एक्सरसाइज और मैं लगाऊंगा बीच में एंड, जैसा आप जानते हैं। ठीक है, एंड लगाऊंगा मैं, फिर मैं लिखूंगा कार्डियोवास्कुलर डिजीज लिख देता हूँ। तो आपको पता है कि जब कंपाउंड वर्ड्स फिजिकल एक्सरसाइज आया तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर कोड्स का इस्तेमाल करना है। जब भी कंपाउंड वर्ड्स हों तो लाजमी कोड्स का इस्तेमाल करें ताकि आपके लफ्ज़ आगे पीछे ना हो। ठीक है, ये आ गया। फिर मैं एंड लिखूंगा और एंड करके मैं क्या करूँगा, हाइपरटेंशन। ठीक है, नहीं हाइपरटेंशन को की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको सर्च करता हूँ कि क्या होता है। 167 बहुत कम रिजल्ट्स हैं माशाल्लाह। तो मतलब ये हुआ कि अब जो मैंने यहाँ पर चीज़ें सर्च की ना, इनको हम कीवर्ड्स कहते हैं। जब आप कीवर्ड्स डालेंगे तो पबमेड आपको इसके हवाले से तमाम के तमाम रिसर्च आर्टिकल्स दे देगा। जैसे देखिए हाइपरटेंशन, फिजिकल एक्सरसाइज एक साथ आएगी। मतलब ये तीनों वर्ड्स हर जो यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश हुआ उन सब के अंदर जो है कीवर्ड्स, मतलब ये तीनों चीज़ें मौजूद होंगी लाजमी तौर पर। आप चैनल खोल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आएंगे रिसर्च टाइटल्स ये होते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप रिसर्च टाइटल लिख कैसे सकते हैं, आप लिख कैसे सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा हर रिसर्च टाइटल नहीं लिखा जाता, और अभी आप जो रिसर्च टाइटल लिखेंगे आप उस पर रिसर्च कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अभी आपका वो लेवल नहीं है फिलहाल कि आप रिसर्च टाइटल जो लिखें उस पर रिसर्च करें। आपको फिलहाल मैं ऐसी एग्जाम्पल दूंगा कि हाँ आप ऐसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं, रिसर्च टाइटल ऐसे फॉर्मुलेट हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिलहाल जब हम नेक्स्ट सेशन हमारा होगा ना जो 16 जून को हम लेंगे, तो उसके बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल होंगे कि आप रिसर्च टाइटल बाकायदा अपने मर्जी से लिख सकें, क्योंकि आपको हम बता देंगे आपको कैसा रिसर्च टाइटल लिखना है। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट एग्जांपल देखें, द इंपैक्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ऑन कार्डियोवास्कुलर हेल्थ इंडिविजुअल्स विद हाइपरटेंशन। आपको लग तो रहा होगा कि बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन ये सिंपल सा टॉपिक नहीं है, इस पर रिसर्च करना मुश्किल हो सकता है। ठीक है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ कॉग्निटिव इंपेयरमेंट इन अल्जाइमर डिजीज एंड मस्कुलर डिमेंशिया, ये भी एक मुश्किल टॉपिक है, इस पर रिसर्च नहीं हो सकती। द रोल ऑफ स्मोकिंग सेशन इन रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ लंग कैंसर, ये एक आसान टॉपिक है। ठीक है, वो आपको बताएंगे क्यों आसान टॉपिक है। अच्छा, इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन ग्लाइसेमिक कंट्रोल इन पेशेंट विद डायबिटीज, ये एक इंटरमीडिएट टॉपिक है, इस पर आप रिसर्च कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। मल्टीपल माइलोमा ये मुश्किल टॉपिक है, ये हमारे बस की नहीं, ये तो मेरे बस की भी नहीं है, मैं भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी आपको आहिस्ता समझ आएगा किस पे रिसर्च करनी है, किस पे रिसर्च नहीं करनी, किस पे पैसे लगने, किस पे पैसे नहीं लगने, ये सब चीज़ें मैं बस आपको अभी जा रहा हूँ पबमेड पे वापस, और आपको बस एक बात समझा देता हूँ कि अब क्योंकि मैं हाइपरटेंशन जैसे कर रहा हूँ, तो मैं ज़रा हाइपरटेंशन में कुछ लिख के दिखाता हूँ। मैंने बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए, मैंने क्या क्या यूज़ किया तक, हाइपरटेंशन यूज़ किया, सॉल्ट इनटेक यूज़ किया, ठीक है, ओबेसिटी यूज़ की है, ये सब। तो क्या मैं इससे कोई टाइटल में सोच, अच्छा ऐसा है, मैं ज़रा यहाँ पर चेक करता हूँ कि पहले से रिसर्चेस कौन कौन सी मौजूद है। यहाँ पर लिखा हुआ है हाइपरटेंशन इन फिजिकल एक्सरसाइज, द रोल ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ओबेसिटी एंड फिजिकल एक्सरसाइज, ये टॉपिक एक है। एक्सरसाइज इन शिज़ोफ्रेनिया, नहीं मज़ा नहीं आ रहा। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नहीं। इफेक्ट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ऑन इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नहीं मज़ा नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, मैं और रिसर्च चेक करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि कुछ अच्छा सा मिले तो मैं इसको कॉपी कर सकूँ, थोड़ा सा इसमें चेंजिंग करके। हाँ, ये मुझे मिल गया। देखें,
हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स टू एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज ट्रेनिंग इन हाइपरटेंशन। मतलब क्या किस बारे में बात की है कि जब कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उसका हाइपरटेंसिव, अगर कोई हाइपरटेंशन का मरीज है तो हाइपरटेंसिव रिस्पॉन्स कैसा होता है। तो मुझे एक आइडिया मिला, मतलब इस बंदे ने रिसर्च क्या की हुई है, सिंपल रिसर्च की होगी कि जो जिमिंग कर रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं, योगा कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं और वो हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, तो उनकी जिमिंग या योगा करने से उनके हाइपरटेंशन में क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सोचता हूँ अच्छा मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैं देखता हूँ ज़रा द इफेक्ट ऑफ, मैं यहाँ पर अभी टाइटल बना रहा हूँ, देखा मैं टाइटल बना के दिखाऊंगा द इफेक्ट ऑफ, अच्छा द इफेक्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ। अब उन्होंने क्या यूज़ किया है मैं ज़रा देखूँ। अब उन्होंने यूज़ किया हुआ है एक्सरसाइज एंड ट्रेनिंग। द इफेक्ट ऑफ, मैं क्या जिमिंग यूज़ नहीं कर सकता, द इफेक्ट ऑफ जिमिंग, जिमिंग यूज कर सकता हूँ, द इफेक्ट ऑफ जिमिंग एंड मैं एक और चूज करता हूँ एंड जिमिंग। जिमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन डाइट ली जाती है, मतलब पता है प्रोटीन शेक्स और डाइट्स, वो सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। द इफेक्ट ऑफ जिमिंग एंड सप्लीमेंट यूज, अच्छा ये बात हो गई, द इफेक्ट ऑफ जिमिंग एंड सप्लीमेंट यूज इन एडल्ट्स। एडल्ट ज़्यादा जिमिंग और सप्लीमेंट यूज कर रहे होते हैं इन एडल्ट्स विथ हाइपरटेंशन। वो एडल्ट्स, किसी ने कुछ कहा है क्या? ओके द इफेक्ट ऑफ जिमिंग एंड सप्लीमेंट यूज इन एडल्ट्स विथ हाइपरटेंशन। ये मैंने एक रिसर्च टॉपिक बना दिया और ये बहुत आसान रिसर्च टॉपिक है, या इसमें आराम से रिसर्च की जा सकती है। ठीक है, ये मैंने एक रिसर्च टॉपिक बना दिया। द इफेक्ट ऑफ जिमिंग, मतलब जो एडल्ट से मुराद यही कि 18 साल से ऊपर वाले जो लोग 17 साल जिमिंग करते हैं, लड़कों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें लड़के लड़के दोनों शामिल हो सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ जिमिंग एंड सप्लीमेंट यूज इन एडल्ट्स विद हाइपरटेंशन। ये मैंने एक टॉपिक अपने जहन में सिर्फ लाया भी, इसको फाइनलाइज नहीं किया, इसे जहन में लाया है। ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इसे सर्च कर लूँगा इसके ऊपर जाकर सिर्फ पबमेड पर। मैं पबमेड पर सर्च किया, बहुत सारे रिजल्ट आ गए, बहुत सारे रिजल्ट आ गए। तो जैसे मैंने बताया आपको कि आप कीवर्ड्स तलाश करता हूँ, मैंने यहाँ पर कीवर्ड्स कौन कौन से लिखने पड़ चाहिए मुझे। मैं कीवर्ड्स यहाँ पर यूज़ करूँगा, पहले एक तो जिमिंग। ठीक है, जिमिंग यूज़ करूँगा और यहाँ पर एंड को मैं कैपिटल कर दूँगा। सप्लीमेंट यूज़ के दरमियान में मैं लगाऊँगा कोट्स लगाऊँगा। ठीक है, ये कंपाउंड वर्ड है, इसमें फ्रेजल वर्ड है, इन एडल्ट्स। अच्छा, एडल्ट्स को मैं यूज़ कर लूँगा एंड लगा के, लगा के मैं एडल्ट्स को यूज़ कर लूँगा। ठीक है, एडल्ट्स विथ हटा दूँगा, विथ मुझे ज़रूरत नहीं, और यहाँ पर मैं एंड लगा के हाइपरटेंशन। ये मैंने कीवर्ड्स अब दे दिए हैं इसको। अब मैं सर्च करूँगा, यही मेरे कीवर्ड्स थे, मैंने ये जगह लिख लिया, मेरे पास यही कीवर्ड्स आ रहे हैं, तो मैंने इसको सर्च किया और रिजल्ट ही फाउंड हुए। पता है क्या हुआ कि ये बहुत अच्छी बात हुई। अच्छा एक मिनट, मैं ज़रा गलती मैंने कर रहा हूँ, एक मिनट मैं ज़रा इसको फिर से कॉपी करता हूँ, ठीक है, और जो है मैं ज़रा पीछे जाता हूँ। बस ये ग्लिच आता है एक ना पबमेड के अंदर, मैं आपको बाद में बताऊँगा क्यों ऐसा होता है। पबमेड में फिर सर्च करता हूँ, दरअसल वो हिस्ट्री जो है ना पबमेड उसको स्टोर करता है, तो वो हिस्ट्री कैसे ना क्योंकि एरर्स ख़राब भी हो जाते हैं। तो ऐसे इन कंडीशंस के अंदर आप पबमेड को वापस से रिबूट कर लिया करें और वापस से खोल लिया करें। मैं फिर से उसको कॉपी पेस्ट मारता हूँ, मैंने कॉपी पेस्ट के सर्च किया, कर अच्छी बात है, चलो मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा। अब पता है क्या हुआ, जो मैंने रिसर्च टॉपिक डिसाइड किया था उस पर रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो टॉपिक जो दुनिया में अभी तक इस पर काम हुआ ही नहीं। मैंने बैठे बैठे आपको ऐसा टॉपिक दिखा दिया है जिस पर अब तक काम नहीं हुआ है, तो मतलब ये एक बेहतरीन टॉपिक है। अगर आपने इस पे काम किया, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पब्लिश हो जाएगा। मैंने बैठे बैठे आपको बता दिया। खैर अब इसको कॉपी पेस्ट नहीं करेगा ये फिलहाल, तो करना क्या होगा सिर्फ अब इसको लेके, अब चूंकि मैंने एक आर्टिकल ये लिख लिया है, तो कोई अपने कॉपी पे लिख लिया, मुझे बताए लास्ट में इंशाल्लाह इसको इसी टॉपिक को लेके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उमैमा आप प्लीज़ इसको लिख लें कहीं पर, मैं ज़रा इसको खुद भी एक बार के डॉक्यूमेंट पे लिख लेता हूँ, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे लिख लेता हूँ। Done. अब लिख लिया आपने? ठीक है, बस यही आर्टिकल होगा जो मैंने आपको दिखाया है,
और इसी पे हम इसको आगे लेके चलेंगे और मुकम्मल आपको इस पे इंट्रोडक्शन लिख के दिखाएंगे, इसके सिनॉप्सिस लिखेंगे, इसके डेटा कलेक्शन मैनेज क्या होगा, सब कुछ हम करके दिखाएंगे। ठीक है, मतलब अच्छा टॉपिक हमने चूज कर लिया है और ये आप भी कर सकते हो। ठीक है, और ये इजी टॉपिक है, ये आप सब कर सकते हो, तो आपको बताएंगे हम किस तरह से होगा। अच्छा, वापस आते हैं पावर कंप्यूटेशन की तरफ। तो हमने आई गेस रिसर्च टाइटल सिलेक्शन अच्छी खासी कर ली है। मुझे पता है एक बार में नहीं आता, आहिस्ता आहिस्ता करने से होगा। तो अब फील्ड्स एंड टैग्स, ये थोड़ी सी बात रह गई है, इसको अब मैं थोड़ा बता दूं आपको। फिल्टर्स मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें आपको करेंगे। फील्ड टैग्स चेक करें, यहाँ पर AUTIAB TWTI ये क्या चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ी बहुत बताने की कोशिश करता हूँ, ज़रा देखें। ऑफिस पबमेड पर चलते हैं, इसके सर्च इंजन पर। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अच्छे से डिजीज़ का नाम बताऊँ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ लिखता हूँ। डिजीज़ लिखता हूँ, ठीक है। जब मैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ लिखता हूँ तो मुझे ये मिलता है एक चीज़। अब मैं जैसे उसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये दिख रहा है। अचानक से पता है क्या होगा कि, बल्कि रुकें, टॉपिक मैंने सही सेलेक्ट नहीं किया है, या सही इसी को लेकर चलते हैं यहाँ से। तो पेज चेंज करते हैं, आपको एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, वो ज़रा मुझे दिख जाए तो बताता हूँ। एक मिनट और देखता हूँ इसको। नहीं, मैं टॉपिक से सिलेक्ट नहीं किया, टॉपिक चेंज कर रहा हूँ। कोई ऐसा टॉपिक बताएं जो ठीक है। हाँ, अब मेरे पास यहाँ पर बात आती है, देखें ज़रा हुआ क्या है। क्योंकि मैंने सर्च इंजन में क्या डाला है, अडल्ट, स्मोकिंग, वुमेन, तीनों चीज़ें डाल दी हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मुझे हेडिंग्स जो हेडिंग्स हैं इसके अंदर मुझे सारी चीज़ें नहीं मिल रही। स्मोकिंग नहीं मिल रहा, स्मोकिंग एक तरफ स्मोकिंग है, वुमेन स्मोकिंग, मुझे तीनों चीज़ें नहीं मिल रही। अब अगर मुझे तीनों चीज़ें चाहिए हेडिंग पे, ठीक है, मैं ज़रा वुमेन को काट देता हूँ, अच्छी बात आसान हो जाए। एडल्ट एंड स्मोकिंग पे देख लेते हैं, तो हाँ अब ये सही है। स्मोकिंग मुझे हेडिंग पे दिख रहा है, एडल्ट नहीं मिला, स्मोकिंग मिला, एडल्ट नहीं मिला, स्मोकिंग मिला, एडल्ट मिला। ये एडल्ट हैं लेकिन वो नीचे कहीं पर है, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह में, स्मोकिंग एडल्ट मिला। ठीक है, अब मैं करूँगा क्या कि मैं यहाँ पर एक डालूंगा स्मोकिंग और यहाँ पर लिख लूँगा TIAB। यहाँ पर भी मैं एडल्ट पे जाके लिख दूंगा ब्रैकेट पे TIAB। अब होगा पता है क्या है, TI फॉर टाइटल। अब मैं सर्च इंजन को ये बता रहा हूँ कि ये एडल्ट मुझे टाइटल में लाजमी चाहिए, और AB का मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट, या तो टाइटल में हो या तो फिर एब्स्ट्रैक्ट में हो। ठीक है, लाजमी हो, अदरवाइज रिजल्ट शो ना करना। जब मैं इस पर सर्च करता हूँ तो देखो मुझे अमूमन ऐसा होगा कि हेडिंग्स पे स्मोकिंग और एडल्ट मिल जाएंगे, स्मोकिंग और एडल्ट मिल जाएंगे, स्मोकिंग एडल्ट मिल जाएंगे, स्मोकिंग और एडल्ट मिल जाएंगे। समझ मेरी बात। अब मैं ज़रा चेक करता हूँ ऐसी हेडिंग जिसमें ये दोनों ना हो। अगर इसमें तो एब्स्ट्रैक्ट में मिल जाएंगे। तो बस बात बताने की ये कि TIAB का मतलब होता है एडल्ट टाइटल या एब्स्ट्रैक्ट में मुझे एडल्ट और स्मोकिंग चाहिए। अच्छा, इसका एक और एक तरीका हो सकता है, वो क्या हो सकता है, अगर आप लिखना नहीं चाहते तो होगा ये, क्या इसको आप मिटाएं। ठीक है, मैंने एडल्ट और स्मोकिंग लिखा और एडवांस फीचर पे जाएं। एडवांस पे जाने के बाद जो है ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं लिख देता हूँ एडल्ट्स एंड स्मोकिंग। एडवांस फीचर आपने खोला जब, और फिर आप आए ऑल फील्ड्स पे, ऑल फील्ड से हटा के इसको आप नीचे लेके आएँ। ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है टाइटल एब्स्ट्रैक्ट और टाइटल। अगर मैं टाइटल और एब्स्ट्रैक्ट में क्लिक कर दूंगा तो उसको मैं ऐड करता हूँ। जब मैंने ऐड किया, देखें यहाँ पर इस पबमेट ने खुद से ही क्या किया है, एडल्ट के आगे TIAB लगा दिया है और स्मोकिंग के आगे भी TIAB लगा दिया। अगर सर्च करेंगे ना तो वही रिजल्ट आपको फिर से मिल जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं एक और चीज़ देखूँ कि मैं फिर से देखता हूँ स्मोकिंग एंड एडल्ट्स। ठीक है, अब अगर मैं सिर्फ या तो लिख दूं या तो फिर मैं यहाँ से जाके सिलेक्ट कर लूँ। मैं सिर्फ मैं चाह रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट पे नहीं, मुझे टाइटल पे चाहिए सिर्फ। मैं सिर्फ टाइटल पे करता हूँ, ऐड करता हूँ। ऐड करने के बाद मैं सर्च करता हूँ
तो अब जो है मुझे एब्स्ट्रैक्ट पे नहीं लाजमन टाइटल पे मिलेगा, मतलब टाइटल पे स्मोकिंग ऑर्डर्स लाजमी तौर पर मौजूद होंगे। तो मैं ये सर्चिंग का बता रहा हूँ कि सर्चिंग आप किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। एक चीज़ होती है AU, ये दिख रही है AU मतलब होता है ऑथर, ठीक है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना होता है ऑथर को, ठीक है। मैं अब हटाता हूँ, अब मैं अपना नाम लिख के देखता हूँ कि मेरे नाम से कोई रिसर्च पब्लिश तो नहीं था, लेकिन सर्च करने में क्या जा रहा है, सॉरी ऐसे नहीं, AU लगाना है मुझे। जब मैंने AU लगाया तो अब मैं सर्च इंजन को ये कह रहा हूँ कि मोहसिन के नाम से अगर कोई ऑथर है तो उसकी रिसर्च मुझे दिखा दें। तो कितने 1052 रिजल्ट, तो मेरे नाम के बहुत सारे हैं भाई हमारे पहले से मौजूद। मोहसिन N ने एक्नी पे डाला हुआ है, मोहसिन ने रोल ऑफ मिटोफैगी पे डाला हुआ है, मोहसिन ने इस पर डाला हुआ है, मोहसिन ने इस पर डाला। तो सपोज करें कि आपका कोई दोस्त है या आपको कोई टीचर है या सुपरवाइजर है जो कि जो ऑलरेडी उसकी रिसर्च पब्लिश है, तो आप सीधे जाकर उसका नाम लिखें और सामने AU लगा दें, तो उसने जो जो आर्टिकल्स पब्लिश किए होंगे वो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात हमने आपको बता दी है। अब चलें, टाइम ज़्यादा हो गया है तो जल्दी से वाइंड अप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो हमने अच्छा खासा अपना टॉपिक, हाँ ठीक है, बहुत कुछ हमने सीख लिया है। अब आते हैं फाइनल डिस्कशन, 5-10 मिनट लगेंगे और मज़ीद इंशाल्लाह, और ये हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। अच्छा 1 मिनट मुझे, एक मिनट दे, मैं आता हूँ, 1 मिनट चांस। ओके, वापस आ जाता हूँ। अगर आप एक रिसर्चर हैं और रिसर्च को एज अ प्रोफेशन अपनाना चाहते हैं, यानी कि आप सर्जरी लेना नहीं चाह रहे, आप फिजिशियन, मैं नहीं कह रहा कि फिजिशियन और सर्जन रिसर्चर नहीं होते, भी रिसर्च करते हैं, लेकिन अगर आप टोटली रिसर्चर बनना चाह रहे हैं, मुकम्मल अपने प्रोफेशन को रिसर्च में लेके जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, जो सच और हकीकत है आपको पता होना चाहिए, वो ये कि पहली बात, सर्जरी इज़ वेरी टफ, बहुत मुश्किल होता है सर्जरी, हर किसी के बस नहीं। और मैंने तो हाथ उठा लिया, मैं सर्जरी में नहीं जाऊँगा, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। USA मिली, जो USA में होते हैं, वहाँ पर जो वो 80 आवर्स पर वीक तक काम करना पड़ता है। आप समझ में आ रहे हैं, 80 आवर्स पर वीक एक सर्जन काम कर रहा हो तो उससे ज़्यादा, ये टाइम कम नहीं, से ज़्यादा बढ़ता है। तो 80 आवर्स पर वीक का समझ में आ रहा है कि एक दिन के अंदर 11:30 से 12 घंटे आप काम कर रहे हो, 6-7 घंटे आप सो के गुजारोगे, 11-12 घंटे काम करोगे, बचेगा क्या, टाइम ही नहीं। तो सर्जरी इज डिफरेंट, पैसे बहुत है सर्जरी के अंदर। बात सीधी सी है कि जब पैसे हैं तो फिर काम भी वैसे लेते हैं। फिजिशियन जो मेडिसिन में होता है तो उसको जो है एज सच इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं मिलती, लेकिन उसकी जॉब भी जो है वो सर्जरी के मुकाबले थोड़ी आसान होती है, लेकिन उसकी ड्यूटी आवर्स लगभग उतने ही होते हैं, तकरीबन 60 आवर्स 70 आवर्स 80 आवर्स तक उसे काम करना। लेकिन रिसर्चर की लाइफ बड़ी आसान होती है, ये घर बैठे बैठे भी काम कर रहा होता है और जब भी करे तब काम करता है, और इंटरेस्टिंग है, मज़ा आता है काम करने में। अगर उसे इंटरेस्ट है रिसर्च के अंदर तो अपने मास्टर को पे बैक करना है, अच्छी चीज़ें डिस्कवर हो रही होती हैं, मज़ा आ रहा होता है, तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो क्या परस्यू करना चाहता है। मेरा काम तो आपको बता देना है कि अंदर आप आगे जाके क्या, अगर आप रिसर्च को आगे लेके चलते हो तो क्या क्या कर सकते हो। जिस टीचर ने मुझे पढ़ाया था रोजैर, मैं बार उनका नाम लेता हूँ, क्यों नाम लेता हूँ, क्योंकि बंदे ही उन्होंने ऐसा मुझे ट्रेन किया है, मैं हमारे साथी थे उसमें, ऐसा हमें ट्रेन किया हुआ है कि बहुत मुश्किल है कि ऐसी ट्रेनिंग किसी की हो सके। हालांकि मैं खुद 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ, लेकिन आज आपके सामने टीचर बन के बैठा हुआ हूँ, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने पढ़ाया होगा ना ऐसा। तो ठीक है, एकेडमिक रिसर्चर, एकेडमिक रिसर्चर पहले नीचे आते हैं, यहाँ पर मेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट, नीचे सबसे नीचे देखें मेडिकल, ये इट इज़ द टॉप क्राइटेरिया फील्ड। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, ठीक है, मेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट, और प्राइवेट एम्प्लॉयज़ भी होते हैं। ये लेबॉर्ट्रीज वगैरह में होते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि कोरोना आया था तो कोरोना की वैक्सीन वगैरह बन रही थी, तो उस लेवल के रिसर्चर्स जो होते हैं वो मेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट कहलाते हैं। मतलब ये ओवरऑल साइंटिस्ट ही होता है जो वैक्सीन्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को बना रहा होता है या मशीनें बना रहा होता है, और सो ऑन सो फोर्थ। फिजिशियन साइंटिस्ट वो होता है जो कि एक फिजिशियन होता है, वो अपने मेडिकल करियर को प्रैक्टिस भी कर रहा होता है और साथ साथ जो है वो रिसर्च भी कर रहा होता है, ठीक है। क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर वो होता है जो कि मेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट और फिजिशियन साइंटिस्ट के साथ मिलकर काम करता है। ये कोऑर्डिनेटर होता है, मतलब उनको असिस्ट करता है, मतलब वो फील्ड में जाके काम करता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ अवगत करता है, और इस तरह की चीज़ें होती है। जिस तरह आपको पता है सेंसस, समझ लीजिए एक तरीके से सेंसस अपने मर्दमशुमारी जब होती है तो उस वक्त जो लोग काम कर रहे होते हैं ना वो कोऑर्डिनेटर कहलाते हैं। तो इस तरह से जब रिसर्च के प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, जैसे अभी कोरोना के जो कोविड आया लास्ट टाइम, तो उसकी डेटा कलेक्शन
की ज़रूरत थी और काम करना पड़ता था, तो उसमें जो काम करते थे लोग, उनमें उनको हम क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर कहते थे, जो कि फील्ड में करके काम करते थे। मतलब ये कि छोटा है, मतलब फिजिशियन साइंटिस्ट और मेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट के नीचे काम करता है, वो थोड़ी मेहनत करेगा तो ऊपर जा सकता है। मेडिकल राइटर इट इज़ अ हाई पेड जॉब। मेडिकल राइटर बहुत से ज़्यादा मेडिकल राइटर रखते भी हैं और ये फ्रीलांसर्स भी होते हैं। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा ये मेडिकल राइटर कमा रहे होते हैं। इनकी पर मंथ की सैलरी मैं बताऊं आपको, अगर तरीके से अगर कोई काम कर रहा हो तो $5,000 to $6,000 होती है। आप इमेजिन करें, पाकिस्तानी 14 से 15 लाख रुपए बनते हैं पर मंथ, जो कि ना ही आपको यूएसए पे करेगा, ना ही इंग्लैंड पे करेगा, ना ही ऑस्ट्रेलिया पे करेगा। इतना ज़्यादा पे कर रहे होते हैं इससे। वर्थ होती है भाई मेडिकल राइटर, वो रिसर्च साइंटिस्ट को राइट कर सकता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ये भी एक फील्ड है और ये एमबीबीएस के जरिए, एमबीबीएस के बाद इसमें आप मास्टर्स कर सकते हैं। और इसमें आपको पता है कि इसमें जो एआई जनरेटेड प्रोडक्ट्स मेडिकल फील्ड्स होती हैं, जैसे एमआरआई मशीन, सीटी स्कैन, ये सब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। पब्लिक हेल्थ रिसर्चर, दिस रिसर्चर इज रिलेटेड टू द कम्युनिटी मेडिसिन। कम्युनिटी मेडिसिन सब्जेक्ट आपको पता होगा पब्लिक हेल्थ का सब्जेक्ट है, और उसकी एक ये सब कैटेगरी है पब्लिक हेल्थ रिसर्चर। फार्मास्यूटिकल रिसर्चर, फार्मास्यूटिकल रिसर्चर जो है फार्मास्यूटिक्स कंपनीज में होता है और वहाँ पर दवाइयों और मेडिसिन वगैरह में काम कर रहा होता है। और एकेडमिक रिसर्चर जो कि यूनिवर्सिटीज़ में एफिलिएट होता है और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम कर रहा होता है। अगर आप भी रिसर्च में आ जाए तो आप भी एक एकेडमिक रिसर्चर कहलाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड। बस अब अपनी मीटिंग के लास्ट सेशन पर हैं कि वाई रिसर्च नेक्सस, आपको रिसर्च नेक्सस क्यों ज्वाइन करना चाहिए। बस आपने आप हमारा वो ट्यूटोरियल पूरा ले लिया है, अब अल्लाह जानता है आपको पसंद आया नहीं, आपने क्या सीखा आज या क्या नहीं सीखा। आने वाले वक्तों के अंदर ये पूरा मरहला ऐसे चलता रहेगा, इसी तरह मीटिंग करते रहेंगे। आज तो हमारा बेसिक था, आपको मैंने बहुत कुछ बताया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम से जो हम करेंगे तो आपको रेगुलर बेसिस पर असाइनमेंट देंगे, आपके ग्रुप्स बनाएंगे, तो डेली असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको एक टास्क दिया जाएगा, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। कंप्लीट गाइडेंस हम देंगे आखिर से लेके, शुरू से लेके आखिर तक, कि कैसे किस तरह करना है, कैसे लिखना है, सो ऑन सो फोर्थ। साइनॉप्सिस और प्रपोजल राइटिंग क्या होती है ये भी हम बताएंगे, जो मैंने आपको भी इस आर्टिकल खोल के दिखाया था ना, वो तो एक मैन्युस्क्रिप्ट थी, लेकिन उससे एक छोटी चीज़ होती है जिसे प्रपोजल और साइनॉप्सिस कहते हैं। वो हम लिखना इंशाल्लाह 10 डेज का जो आखिरी वक्त होगा ना, उस पर आप यहाँ तक पहुँच चुके होंगे, क्योंकि हम भी पहुँच गए थे जब हम कर रहे थे। रजिस्ट्रेशन इन द इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च काउंसिल, अच्छा कम्युनिटी में ऑर्किड आईडी एक होती है, ये सिंपल सी चीज़ है, मैंने ऐसे यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ये बनानी पड़ती है, ये आपसे बनवा देंगे। जब आप एक ऑर्किड आईडी बना लेते हो तो आप इंटरनेशनल रिसर्चर्स में अपना नाम दे देते हो कि मैं भी अब एक ऐसा रिसर्चर काम कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, हम तमाम के तमाम लेक्चर्स गूगल ड्राइव पे अपलोड करेंगे, लेकिन बशर्त है कि हम उन्हीं लोगों को एक्सेस देंगे जो रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। इस वाले जो हमने बना, ये वाली जो प्रेजेंटेशन है, इसका एक्सेस तो फ्री है, सबको ही मिल जाएगा, लेकिन जो पेड वाले हैं आगे वाले, तो उनका एक्सेस हम सबको नहीं देंगे, जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे उनको ही देंगे। ठीक है। एड आवरसेल्व्स इन टॉप 10 रिसर्च टॉपिक्स। अच्छा, ये भी एक बात है कि हम खुद, उमैमा एंड मोहसिन, मैं दोनों ही, जो लोग, जिन लोगों के रिसर्च प्रोजेक्ट्स हमें पसंद आएंगे, जिस तरह हमने आपको भी टाइटल सेलेक्ट करना दिखा दिया है, तो उस पर थोड़ा बहुत काम भी करें, तो उन टॉप 10 रिसर्चर्स के अंदर हम खुद शामिल हो जाएंगे। ठीक है। और आपको बाकायदा पर्सनली मेंटोर करेंगे। याद रखिएगा, आपको एक सुपरवाइजर की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। जब हम ग्रुप बना रहे होंगे तो उस एक ग्रुप के अंदर मैक्सिमम 3 से 4 लोग हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। उसकी वजह मैं बाद में बताऊंगा क्यों ऐसा है। ठीक है। क्योंकि हम गलतियां कर चुके हैं और हम पछता रहे हैं आज तक। तो 3 से 4 मैक्सिमम, 3 मिनिमम, बस 3 या 4, नहीं इससे बहुत ज़्यादा कम, नहीं इससे ज़्यादा, बस इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। ठीक है। सुपरवाइजर कैसे आप जाएंगे, उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, वही आपको बताएंगे कैसे आप उसके पास जा सकते हैं। सुपरवाइजर हम नहीं बन सकते क्योंकि अभी हमारा वैसा नाम नहीं है रिसर्च कम्युनिटी के अंदर, वो वक्त लगेगा थोड़ा, 5-6 साल और लग जाते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम देना पड़ता है। बाकी जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, इसके ज़रिए हम ये करेंगे, कल से इंशाल्लाह हम आपको बैंक अकाउंट नंबर इसी पैसा भेज देंगे ग्रुप पे, वो नंबर पर रजिस्ट्रेशन करा लें। आपको गूगल फॉर्म भेजा जाएगा, उसको आप फिल करें, अपनी ईमेल लाजमी डालें, और वहाँ पर एक सेक्शन होगा जिसमें आप अपनी पेमेंट की जो स्क्रीनशॉट है उसमें आप अटैच करिएगा, चाहे आप इसी मेथड से करें, चाहे आप किसी बैंक अकाउंट से करें। फिजिकल पेमेंट कोई नहीं है हमारी, सब ऑनलाइन पेमेंट होगी। ठीक है। 2000 से तो 10 डेज़ के 2000 कुछ नहीं होते, 200 पर डे वो तो हम कैंटीन में ऐसे उड़ा देते हैं लंच करते वक्त। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग यहाँ पर आते हैं तो दिलो जान से आपके साथ पढ़ाएंगे। कल के ग्लिच के लिए हम बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगते हैं, कल हमें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन अल्लाह की मर्जी भी हो गई। लेकिन आज हमने मुकम्मल तैयारी के साथ हम बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ, लोड शेडिंग भी नहीं हुई, लेकिन लोड शेडिंग होती तब भी हमारे पास बैकअप था, उसके लिए हम बैठे हुए थे। ठीक है। तो चलें, आज का हम आज हम वाइंड अप करते हैं। आई गेस सो मैंने अच्छा पढ़ाया। प्लीज़ आप लोगों ने जो भी पढ़ा है वो जो है
इसका एक टेस्टिमोनियल हमें भेजें, ग्रुप पे कमेंट्स करें कि आपका सेशन कैसा रहा, कैसा लगा, मज़ा आया, कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ हम नहीं पढ़ा पा रहे, या हमने कोई गलत नॉलेज दे दी है, तो सब कुछ आप बताएं ताकि लोग और प्रमोट हों। इसकी जो भी रिकॉर्डिंग्स है वो हम ग्रुप पे सेंड कर देंगे, एंड इंशाल्लाह आगे हम आपके साथ साथ रहेंगे, तो हमारे साथ बंधे रहिए आगे आने वक्तों में। अच्छा, जो सर्चिंग है तो मैंने अभी आपको 25% आपने सर्चिंग सीखी है अभी इसका बहुत बड़ी दुनिया बाकी है। तो हर दिन जब हम सेशन अटेंड कर रहे होंगे तो 15 मिनट्स में आपको सर्चिंग मजीद सिखाता चला जाऊँगा। उमैमा भी कुछ आपकी सेशंस लेगी, वो शी इज़ गुड इन स्टैटिस्टिकल मैनर एंड ऑब्जर्वेशन, सॉरी इंट्रोडक्शन राइटिंग बहुत अच्छी करती हैं वो, और उनके स्टैटिस्टिक्स भी बहुत अच्छे हैं, तो इंशाल्लाह वो भी आपको इंशाल्लाह आगे कुछ पढ़ाएंगी। मैं आपको सर्चिंग के वाले से मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करता रहूँगा, बाकी हम मिलजुल के आपको पढ़ाएंगे। और एक चीज़ होती है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, वो भी आपको बतानी है हमें, तो वो आपके साथ रहेंगे। आईएलपी क्या होती है, सुपरवाइजर को कैसे कंडक्ट अप्रोच करना है, कैसे आपने सबमिट करवानी है, सब कुछ आपको बताते रहेंगे। सो जज़ाकल्लाहु खैर वाखिर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। ठीक, अब आप लोग जा सकते हैं।